एनिमे की स्टार्टिंग में हमें सिन नाम के एक लड़के के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किलों के साथ जी रहा होता है। जब वो 30 साल का होता है तब उसे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसमें उससे कहा गया था कि जो आदमी 30 साल तक सेक्स नहीं करता उसे मैजिक यूज करने की पावर मिल जाती है। ये बात याद करके जब रात के 12 बजते हैं तो सिन मैजिक को ट्राई करता है। वो एक बार कोशिश करता है, फिर दोबारा करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक उसके सीने में तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। उस वक्त वो सिर्फ इतना सोच रहा होता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तभी अचानक कुछ अजीब होता है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। वो एक नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है और अब उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि उसका दिमाग तो एक 30 साल के आदमी का था और उसका शरीर एक छोटे से बच्चे का था। सीन जब अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि एक औरत जो कि उसकी माँ होती है गाड़ी से उतर रही होती है और उसे अपनी बेटी के सामने लेकर आती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि अपने छोटे भाई को ग्रेट करो। मैरी जो कि उसकी बड़ी बहन होती है पहले थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर वो झुककर उसे प्यार से किस का वेलकम करती है। लेकिन सिन अब भी इस सब सिचुएशन से थोड़ा परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर 3 साल बीत जाते हैं। अब मैरी और सिन थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं और दोनों यार्ड में रेस लगा रहे होते हैं। मैरी सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है और सिन से पूछती है कि तुम इतने स्लो क्यों हो। सिन सांस फूलते हुए कहता है कि तुम बहुत ही तेज भागती हो। मैरी शांत तरीके से जवाब देती है कि ये तो नेचुरल है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उस रात पूरा परिवार डिनर के लिए साथ बैठा होता है। तभी सिन अपने पिता से कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर वो पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं। उसके पिता हाँ कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि कभी भी अकेले घर से बाहर मत जाना। वो बताते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही डेंजरस होते हैं और इंसानों को मार भी सकते हैं। अगर कभी मॉन्स्टर दिखे तो तुरंत किसी बड़े इंसान से मदद मांग लेना। फिर सिन फेरिसेस और स्पिरिट्स के बारे में पूछता है। उसके पिता कहते हैं कि स्पिरिट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फेरिसेस होती है। हालांकि वो बहुत ही रेयर होती है और उन्हें देखना आसान नहीं होता। सिर्फ कुछ मर्चेंट से उन्हें पकड़ कर ले आते हैं। उसके बाद सीन मैजिक के बारे में पूछता है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने कभी मैजिक के बारे में नहीं सुना, कम से कम ऐसा कुछ जो कि सच में एग्जिस्ट करता हो। सीन कहता है कि शायद से आपको अभी उसके बारे में पता नहीं होगा। उसके पिता मानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि उन्हें नहीं पता, लेकिन मैजिक जैसी कोई चीज आमतौर पर नहीं देखी गई है और ना सुनी गई है। फिर वो सीन से पूछते हैं कि तुम्हें फेरिसेस और मैजिक के बारे में कहाँ से सुना, लेकिन सीन कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद वो मैजिक के टॉपिक पर फिर कभी बात नहीं उठाता। इसके बाद 3 और साल बीत जाते हैं। अब मैरी घर के सामने कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रही होती है और सीन पास में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है और कभी कभी उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता है। यहाँ से धीरे धीरे सीन की नई दुनिया की असली कहानी शुरू होने वाली होती है। कुछ देर के बाद मैरी थक जाती है और आकर सीन के पास बैठ जाती है। सीन उससे पूछते है कि तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करती हो। मैरी शांत होकर बताती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मुझे हर तरह के खतरे के लिए रेडी रहना होगा। चाहे मॉन्स्टर आ जाए या फिर कोई क्रिमिनल हम पर हमला करे, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगी तभी तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। शाम होते ही मैरी अपनी फ्रेंड रोज के साथ लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है। रोज उसे देखकर कहती है कि तुम सुबह से ट्रेनिंग कर रही हो और अभी तक थकी नहीं, ये काफी सरप्राइजिंग है। तभी अचानक लेक के पानी में से एक अजीब सी रोशनी ऊपर उठने लगती है। मैरी रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। उसका दिल थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे सीन की वो पुरानी बात याद आने लगती है जब उसने पापा से मैजिक के बारे में पूछा था। अगले दिन मैरी सीन को अपने साथ लेक पर ले जाती है। सीन उसे याद दिलाता है कि माँ ने कहा था कि ज्यादा दूर मत जाना। मैरी उसे समझाती है कि लेक के पास ही है और वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। दोनों वहाँ पर बैठकर सनसेट का वेट करते हैं और सीन पूछता है कि अगर हम लेट हो गए तो क्या माँ गुस्सा नहीं होगी। मैरी कहती है कि शायद से थोड़ा गुस्सा हो, लेकिन ये देखना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है वापिस से लेक के पानी से और रोशनी निकलने लगती है और छोटे छोटे ग्लोइंग ऑब्स वहाँ पर हवा में उड़ने लगते हैं। सीन चुपचाप बस उन्हें देखता रह जाता है। मैरी बताती है कि ये रोशनी हमेशा सनसेट से थोड़ी देर पहले दिखाई देती है, लेकिन उसे नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। सीन पूछते हैं कि क्या मम्मी पापा को इसके बारे में पता है। मैरी बताती है कि जब मैंने पहली बार ये देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कहती है कि मुझे डर था कि शायद से तुम्हें भी ये नजर न आए। फिर वो बताती है कि लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ हल्की सी चमक को देख पाते हैं, जबकि कुछ बच्चे इन ग्लोइंग लाइट्स को क्लियरली देख सकते हैं। मैरी धीरे से सोचती है कि क्या यही मैजिक हो सकता है। अगली सुबह पूरा परिवार ब्रेकफास्ट के लिए बैठा होता है। सीन और मैरी जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर देते हैं, जिसे देखकर उनके पेरेंट्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। सीन मैरी को जल्दी से चलने के लिए कहता है और दोनों फिर से लेक की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका गोल था कि आज इन लाइट्स का सीक्रेट समझेंगे। वहाँ पहुंचकर वो थोड़ी देर फिशिंग करते हैं, लेकिन जल्दी सीन थक जाता है। मैरी उसे कहती है कि तुम्हारी कंडीशन वीक है क्योंकि तुम ट्रेनिंग नहीं करते जैसा मैं करती हूँ, इसलिए तुम्हारी इंडोरेंस कम हो गई है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि अभी सनसेट में काफी टाइम है, तो क्या हमें कुछ और करना चाहिए। सीन कहता है कि मैं लेक
के पास एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये लाइट ऑर्ब्स आखिर आते कहाँ से हैं। मैरी उससे पूछती कि ये सिंपल सी बात नहीं है और लेक के अंदर ही निकलते होंगे, लेकिन सिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और लग रहा होता है कि इस लेक के अंदर कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। सिन कहता है कि ये लाइट ऑर्ब्स सिर्फ पानी में ऐसे ही नहीं निकल सकते, इनका सोर्स जरूर लेक के अंदर रहने वाली किसी लिविंग चीज से होगा। अगर हम सही तरीके से सर्च नहीं करेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये असल में है क्या। मैरी उससे पूछती कि फिर अब हमें क्या करना चाहिए। सीन प्लान बताता है कि हम लेक से 3 अलग अलग चीजों को कलेक्ट करेंगे। एक बकेट में पत्थर, दूसरे में पानी के प्लांट्स और तीसरे में मछलियाँ रखेंगे। फिर सनसेट का वेट करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सी चीज से ग्लोइंग ऑर्ब्स निकलते हैं। दोनों मिलकर लेक से ये सब चीजें इकट्ठा करते हैं और अलग अलग बकेट्स में रख देते हैं। उसके बाद वो लेक के पास बैठकर फिशिंग करने लगते हैं और सनसेट का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद मैरी कहती है कि हम यहाँ पर काफी टाइम से बैठे हैं लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। सीन हल्की सी हंसी करता है और कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी हेल्प कर रही हो। मैरी तुरंत जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। सीन उसका शुक्रिया अदा करता है। मैरी धीरे से कहती है कि अगर मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है तो मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैरी फाइनली एक मछली को पकड़ लेती है और उसे तीसरे बकेट में डाल देती है। सीन पूछते है क्या ये कोई रेयर फिश है। मैरी कहती है कि नहीं, ये नॉर्मल फिश है जो कि लगभग हर जगह पर मिल जाती है। तभी वहाँ पर मैरी की फ्रेंड रोज आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो सिन को देखकर पूछती है क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है। मैरी हाँ कहती है और सिन को ग्रेट करने को कहती है। सिन पोलाइटली रोज को ग्रेट करता है। रोज फिर पूछती है कि तुम लोग इस लेक पर ही फिशिंग क्यों कर रहे हो। मैरी कहती है कि सिन को पता होगा वो यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर रोज थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सिन से पूछती है क्या तुम भी उन ग्लोइंग ऑर्ब्स को देखना चाहते हो। वो उन्हें एक अजीब सा फिनोमेना बताती है। सिन कहता है कि हाँ मुझे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। फिर वो रोज से पूछते है कि क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है। रोज कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उन्हें देखना पसंद करती हूँ। जैसे ही सनसेट होने लगता है रोज भी लेक के पास आकर बैठकर फिशिंग करने लगती है। थोड़ी देर के बाद फिर से वही ग्लोइंग ऑर्ब्स पानी के ऊपर से उठने लगते हैं। मैरी तुरंत सीन से कहती है कि बकेट्स में रखी हुई कोई भी चीज ग्लो नहीं कर रही है। सीन कहता है कि मैंने तो लेक का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। फिर वो पूछते क्या फिश के अलावा भी लेक के अंदर और कोई लिविंग क्रिएचर होते हैं। मैरी कहती है कि हाँ, लेक में बहुत सी अलग अलग जीव रहते हैं। रोज भी कहती है कि लेक के अंदर जितनी भी लिविंग चीज होती है उन सबको इकट्ठा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सीन उनकी बात से एग्री करता है। फिर वो बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उतारने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद लेक के अंदर जाकर इन ग्लोइंग ऑर्ब्स का सीक्रेट पता करेगा। अब लग रहा होता है कि असली सच पानी के अंदर नीचे छुपा हुआ है। जैसे ही सीन पानी में उतरने लगता है मैरी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि नीचे जाना डेंजरस हो सकता है, लेकिन सीन उसे समझाता है कि मैं ठीक रहूंगा। मैरी उसकी बात को सुनकर मना नहीं करती और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। फिर दोनों साथ में लेक के अंदर उतर जाते हैं। पानी के अंदर चारों तरफ ग्लोइंग ऑर्ब्स चमक रहे होते हैं और उनकी खूबसूरती को देखकर दोनों कुछ पल के लिए बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सीन एक ऑर्ब को हाथ से छूता है और मैरी से कहता है कि ये थोड़ा सा वार्म लग रहा है और नॉर्मल लाइट से अलग फील हो रहा है। वो अपना सर पानी के अंदर डालकर नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आता। मैरी कहती है कि शायद से नीचे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है इसलिए तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सीन कहता है कि फिर भी मैंने एक बात समझ ली है, ये ऑर्ब्स लेक के अंदर रहने वाली किसी लिविंग चीज की वजह से आ रहे हैं, शायद फिश की वजह से, क्योंकि ये लाइट्स पानी के साथ मूव कर रही है। मैरी धीरे से कहती है कि काश हम और क्लियरली देख पाते हैं। दोनों लेक के बाहर निकलते हैं और अपने कपड़े वापस से पहन लेते हैं। सीन अपनी बहन को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की। मैरी फिर से कहती है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी रोज दूर से आवाज लगाने लगती है और बताती है कि मैंने एक और फिश को पकड़ी है। वो कहती है कि वही फिश है उस फिश की फीमेल जो कि मैरी ने पहले पकड़ी थी। वो फीमेल फिश को भी उसी बकेट में डाल देते हैं जिसमें मेल फिश रखी होती है। जैसे ही दोनों फिश एक साथ हो जाती है तुरंत बकेट से ग्लोइंग ऑर्ब्स और ऊपर उठने लगते हैं। तीनों चुपचाप बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। सिन कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, ये फिश का कोर्सी बिहेवियर है और ग्लोइंग ऑर्ब्स उसका रिजल्ट है। अगले दिन सिन फिर से अपनी बहन को थैंक यू बोलता है और उसे हक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हक करता है अचानक उसकी बॉडी से हल्की सी रोशनी निकलने लगती है। दोनों एक पल के लिए बहुत ही शौक हो जाते हैं। सिन धीरे से कहता है कि शायद से मैजिकल एनर्जी हो सकती है और शायद से ये भी एक तरह का कोर्सी बिहेवियर है। शायद से जब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता हूँ तब मेरी बॉडी ग्लो करने लगती है। ये सुनकर मैरी थोड़ा सा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सिन वहीं पर खड़ा रहकर सोचता है कि इसका मतलब है कि इस दुनिया में मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है, बस अभी तक किसी ने उसे डिस्कवर नहीं किया और शायद अब मेरी असली कहानी शुरू होने वाली है। कुछ वक्त के बाद सिन अपने कमरे में अकेला बेड पर बैठा होता है और अपने बारे में ही सोच रहा होता है। वो याद करता है कि अपनी पिछली लाइफ में लास्ट 3 साल में वो हमेशा निराशा और डिस्पेयर में ही रहा है।
है। सीन अपनी पिछली लाइफ को याद करता है जहाँ पर वो दिन रात बस एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता था, वो है मैजिक। वो लगातार पढ़ाई करता था, हर किताब, हर कहानी, हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन से सीखने की कोशिश करता था। उसने कभी भी गिव अप नहीं किया क्योंकि वो मान ही नहीं सकता था कि मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब अपनी सेकंड लाइफ में जब वो 6 साल का है, धीरे धीरे वो अपना गोल ऑलमोस्ट भूल चुका था। पर लेके ग्लोइंग ऑर्ब्स ने उसकी पुरानी उम्मीद को जगा दी। तभी मेरी रूम में आती है। सीन कहता है कि अच्छा वो तुम आ गई, यहाँ मेरे पास बैठो। मैरी उसके पास बेड पर बैठ जाती है। सीन उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैरी शर्माने लगती है और उसी पर सीन की बॉडी फिर से ग्लो करने लगती है। सीन कहता है कि लगता है कि जब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता हूँ तब ये मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट होती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं हो सकता, मुझे और भी मेथड्स ढूंढने होंगे। मैरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया है अपनी मैजिक एक्टिवेट करने के लिए। सीन घबरा जाता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जो मैंने कहा वो सब सच था। मैरी कहती है ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर वो पूछती है क्या तुमने मैजिक के बारे में कुछ और डिस्कवर किया। सीन कहता है कि अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है कि इमोशंस एक्सप्रेस करने से ये एक्टिवेट होती है, लेकिन और भी तरीके होंगे। मैं खुशी या डर जैसे अलग अलग इमोशंस को ट्राई करके देखता हूँ। जैसे ही वो अलग अलग इमोशन को फील करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी फिर से ग्लो करने लगती है। वो खुश होकर कहता है कि मुझे एक और मेथड मिल गया। मैरी उसे हैरानी से देखने लगती है और पूछती है क्या तुमने ये जानबूझकर किया। सीन अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मेरी बॉडी सिर्फ लाइट ही छोड़ रही है और मैं इस रियल मैजिक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन कम से कम ये कंफर्म हो चुका होता है कि मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है। कुछ समय के बाद सीन फिर से अपने रूम में अकेला बैठा होता है और वो सोच रहा होता है। 1 महीना बीत चुका होता है जब से उसने लास्ट टाइम ग्लोइंग स्टेट अचीव की थी। इस 1 महीने में उसने कई बातें सीख ली होती है। ग्लो एक्टिवेट करने के लिए उसे एक स्पेसिफिक इमोशनल कंडीशन तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन उसे ज्यादा देर तक मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसने ये भी नोटिस किया होता है कि दिन में एक लिमिट होती है जितनी बार उस स्टेट तक पहुंच सकता है, लेकिन जब उसकी मैजिकल एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है तो अगले दिन वो और भी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आती है। उसने एक और इम्पोर्टेंट बात को डिस्कवर की होती है, जो लोग ग्लोइंग ऑर्ब्स को देख ही नहीं सकते वो कभी मैजिक यूज कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ वही लोग जिनके पास उन्हें देखने की एबिलिटी है, उनके अंदर मैजिक का पोटेंशियल होता है। और ये सब सोचकर सीन के दिल में हल्का सा डर पैदा होने लगता है, शायद इस दुनिया में मैजिक से जुड़ी कोई और बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। सीन अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैं खुद से मैजिकल ऑर्ब्स क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। वो ये भी सोचते हैं कि क्या हर इंसान के पास मैजिकल एनर्जी की कोई लिमिट होती है। अभी तक वो सिर्फ अपनी बॉडी को ग्लो कर पा रहा था। उसके दिमाग में एक और अजीब सा सवाल उठता है, क्या मेरी मैजिकल एनर्जी एक मछली से भी कमजोर है। ये सोचकर उसका मन थोड़ा सा टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद से वो एक डेड एंड पर आ गया है, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और कहता है कि अब गिव अप करने का टाइम नहीं है। इतना सब सीखने के बाद वो ये मान ही नहीं सकता है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। वो लेक की फिश को याद करता है जो पहले अपनी बॉडी को ग्लो करती थी और फिर ऑर्ब्स रिलीज करती थी। इसका मतलब है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज के बहुत ही करीब हूँ। वो दोबारा से फोकस करता है और अपनी बॉडी को ग्लो स्टेट्स में ले आता है। फिर वो कोशिश करता है कि एनर्जी को अपने हाथ की तरफ मूव करे। पहली बार वो फेल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि एक साथ इमोशन पर कंसंट्रेट करना और एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो सोचता है कि ऑर्डर रिवर्स करके ट्राई करता हूँ। इस बार उसका हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट इमिट करने लगता है। सीन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो टेस्ट करने के लिए अपने हाथ से दीवार पर पंच करता है, लेकिन तुरंत उसे तेज दर्द होता है। तब उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक रोशनी है, कोई डिस्ट्रक्टिव मैजिक नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्गर लाइट प्रोड्यूस करना भी प्रोग्रेस है और ये मेरा पहला स्टेप है आगे बढ़ने का। कुछ देर के बाद सीन अपने पिता के साथ मैरी और रोज के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। सीन कहता है कि मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी को मारना या हिट करना पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉम्बैट सीखने की जरूरत है। उसके पिता कहते हैं कि ये गलत बात है, इंसान सिर्फ दुश्मन ही नहीं होते हैं, गाँव के बाहर हर जगह पर मोस्टर मौजूद होते हैं। रोज भी कहती है कि मैंने कॉम्बैट इसलिए सीखा है क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। थोड़ी देर तक ट्रेनिंग करते ही सीन थक कर गिर जाता है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीन कॉम्बैट के लिए इतना सुटेबल नहीं होगा। फिर वो रोज की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है और तुम फ्यूचर में एक एक्सीलेंट फाइटर बनोगी। फिर वो मैरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। मैरी तैयार होती है और अटैक करती है, लेकिन उनके पिता बहुत ही तेजी से मूव करके उसे आसानी से हरा देते हैं। वो मैरी से कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तुम्हारी मूवमेंट्स थोड़ी सी स्लो थी। अगर तुम ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो तो कुछ सालों में तुम काफी स्किल्ड बन जाओगी। मैरी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद सीन वापस
वापस से अपने रूम में आता है और फिर से मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिलती। आखिर में वो डिसाइड करता है कि अब प्रैक्टिस को रोककर अपनी पुरानी रिसर्च को दोबारा से रिव्यू करेगा, शायद से जवाब वहीं कहीं पर छुपा हुआ हो। उस वक्त अचानक सीन के पापा रूम के अंदर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग पास वाले सिटी जा रहे हैं और कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। फिर वो सीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही सीन का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो तुरंत कहता है कि हाँ, मैं जरूर चलूंगा। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग सिटी पहुंच जाते हैं और पापा उन्हें बताते हैं कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन सफर की वजह से बच्चे काफी थक चुके होते हैं। फिर भी उनके पापा उन्हें याद दिलाते हैं कि हमें बहुत ही सारी चीजें खरीदनी है और बिना बताए कहीं इधर उधर मत जाना, वरना तुम लोग खो सकते हो। ये सुनकर सीन थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा होती है कि काश वो सिटी में मैजिक से जुड़ी कोई चीज या फिर क्लू को ढूंढ पाता। फिर वो सब अपने काम को निपटाने लगते हैं और जब शॉपिंग खत्म हो जाती है तब उसके पापा कहते हैं कि घर लौटने से पहले हमें ब्लैक स्मिथ के पास भी जाना है। फोर्ज पर पहुंचकर पापा उस चीज के बारे में पूछते हैं जो उन्होंने बनवाने को दी थी। ब्लैक स्मिथ कहता है कि मेरी के लिए जो सूट बनवाई गई थी वो तैयार है और उसे लेने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक सुंदर सी सूट लेकर वापस आता है और मैरी को दे देता है। मैरी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और ब्लैक स्मिथ बताता है कि मैंने इसे हल्का बनाया है ताकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा हैवी ना हो। ये सुनकर मैरी के चेहरे पर काफी खुशी दिखाई देने लगती है और वो सूट को बड़े प्यार से पकड़ लेती है। उसके बाद वो सब कैरेज में बैठकर घर की तरफ वापस निकल जाते हैं। रास्ते में मैरी सीन की तरफ देखकर कहती है कि मुझे ये उम्मीद है कि तुम नाराज नहीं हो, क्योंकि पापा ने गिफ्ट मुझे दे दिया है, तुमने नहीं। सीन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए गिफ्ट तुम्हारा ही बनता है और वैसे भी मुझे तुम्हारी जैसी शॉप नहीं चाहिए। कैरेज आगे बढ़ रही होती है, तभी सीन को रास्ते में एक अजीब सी शॉप दिखाई देती है और अपने पापा को उसके बारे में बताता है। ये सुनते ही पापा का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो कहते हैं कि जगह बहुत ही खतरनाक है और अभी तुम्हें उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। सीन तुरंत माफी मांग लेता है और कहता है कि मैं बस क्यूरियस था, लेकिन उसके दिमाग में शॉप का नाम रह जाता है जो होता है फेरी सेलर। अगले दिन तेज बारिश हो रही होती है और एक आदमी जंगल के अंदर से लकड़ी लेकर गाँव की तरफ जा रहा होता है। वो खुद से कहता है कि मुझे जल्दी से गाँव पहुँचना होगा, वरना ये फायरवुड पूरी तरीके से भीग जाएंगी। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए उसके पास से गुजरता है, लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो उससे पूछते कि क्या तुम ठीक हो। जमीन पर गिरा हुआ आदमी कमजोर आवाज में कहता है कि मोस्टर ने सबको मार दिया है और गुल्स नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीन अपने घर के अंदर मैरी के साथ बैठा होता है और अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मैरी टाइम को काउंट कर रही होती है और जब सीन अपने हाथ में चमक को बनाए रखने की कोशिश करता है, इस बार वो पूरा 10 सेकंड तक अपनी मैजिक को होल्ड कर लेता है। ये देखकर मैरी खुशी से ताली बजाती है और कहती है कि तुमने नया रिकॉर्ड बना लिया है। सीन मैरी से कहता है कि ये सब तुम्हारी हेल्प की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मैरी उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हो। इस पर सीन हल्का सा उदास होकर कहता है कि हाँ, मैं पहले से ज्यादा देर तक मैजिक यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है क्योंकि मेरी मैजिक सिर्फ रेडिएशन जैसी है, कोई स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं। ये सुनकर मैरी उसका हाथ को पकड़ लेती है और प्यार से कहती है कि मुझे तुम्हारी मैजिक बहुत ही पसंद है। तभी अचानक नीचे से एक तेज हवा आती है जो कि पूरे घर में गूंज उठती है। दोनों तुरंत नीचे जाकर पापा से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। उनके पापा बताते हैं कि गांव में गोल्स आ चुके हैं और ये मोस्टर बहुत ही डेंजरस होते हैं, उन्हें संभाल कर डील करना पड़ता है। फिर वो अपनी वाइफ को ऑर्डर देते हैं कि गांव के सभी औरतों और बच्चों को इकट्ठा करके घर के अंदर छुपा दो। इतना कहकर वो खुद बाकी आदमियों के साथ मोस्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरी डर के बावजूद सीन का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही उनके पापा जाने लगते हैं, सीन उन्हें रोक लेता है। पापा कहते हैं कि मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, पर सीन कहता है कि बस एक छोटी सी बात है। वो पूछते हैं कि क्या ये मोस्टर इंटेलिजेंट होते हैं और क्या वो बाहर से सेकंड फ्लोर पर चढ़ सकते हैं। पापा जवाब देते हैं कि ये बेवकूफ होते हैं और इतने समझदार नहीं होते हैं और न ही वो आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये सुनकर सीन सजेस्ट करता है कि सब लोग सेकंड फ्लोर पर छुप जाएं और फर्नीचर से डोर्स को ब्लॉक कर दें ताकि मोस्टर अंदर न आ सके। थोड़ी देर के बाद गाँव वाले सीन के परिवार के साथ ऊपर वाले रूम में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक मोस्टर चुपके से घर के अंदर घुस जाता है और विंडो पर जोर जोर से मारने लगता है जब तक वो टूट नहीं जाते। और ये देखकर सब लोग पैनिक में फैल जाते हैं। मैरी धीमी आवाज में पूछती है क्या ये मोस्टर यहाँ तक आ सकता है। सीन उसे चुप रहने को कहता है ताकि मोस्टर उनकी आवाज ना सुन ले। मोस्टर धीरे धीरे सेकंड फ्लोर पर चढ़ जाता है और आसपास दौड़ने लगता है। रूम के अंदर सब लोग बिल्कुल चुप होकर बैठे होते हैं। सबको डर होता है कि कहीं वो हमें देख ना ले। कुछ पल के बाद मोस्टर बिना रुके आगे बढ़ जाता है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अचानक जोर की बिजली चमकती है और तेज गर्जा सुनाई देती है। डर की मारे रोज और उनकी माँ से हल्की सी आवाज निकल जाती है। मोस्टर तुरंत उस आवाज को सुन लेता है और वापिस से मुड़ता है और उनकी लोकेशन को समझ जाता है। वो जोर से डोर को तोड़कर रूम के अंदर घुस जाता है और सभी
सोक के सामने खड़ा हो जाता है। सिन की माँ आगे बढ़कर मोस्टर से विनती करती है कि बच्चों को छोड़ दो, लेकिन डर के मारे वो अपने बैलेंस को खो देती है और गिर जाती है। मोस्टर उन पर हंसने लगता है। ये देखकर सिन समझ जाता है कि ये क्रिएचर इतना समझदार है, उसे पता है कि वो सबसे कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी मैरी अपनी सोर्ड निकाल लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगी। मैरी जैसे ही सोर्ड लेकर मोस्टर पर अटैक करने के लिए जाती है, तभी सिन जोर से चिल्लाता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन मैरी मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया है। मोस्टर आसानी से उसकी सोर्ड को एक ही झटके में साइड कर देता है और सोर्ड दूर जाकर गिरती है। मैरी सोर्ड में जमीन पर गिर जाती है। मोस्टर दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उनकी माँ बीच में आ जाती है और वो वार पर उस पर ले लेती है। ये देखकर सिन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि अगर मैंने सब कुछ नहीं किया तो मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ही मर जाएंगे। वो तुरंत आगे बढ़ता है, मोस्टर का हाथ पकड़ लेता है और अपनी सारी मैजिक पावर को एक जगह पर जमा करता है जो उसने अब तक कंट्रोल करना सीखा था। अचानक उसके शरीर से तेज गर्मी निकलती है जो कि मोस्टर को जला देती है। मोस्टर दर्द से उसे जोर से साइड फेंक देता है और अपना हाथ पकड़कर चिल्लाने लगता है, लेकिन सिन रुकता नहीं है और वो दोबारा से अटैक करता है। वो अपना हाथ मोस्टर के सर पर रखता है और पूरी हीट को रिलीज कर देता है। कुछ ही पल में वो मोस्टर जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिन अपने हाथों को हैरानी से देखने लगता है और वो सोचता है कि क्या मैंने सच में इसे मार दिया। रूम में मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी रोज आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम सब आज जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिन हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन तुरंत अपनी माँ की तरफ मुड़कर उनकी हालात को चेक करता है। मैरी अपनी माँ को उस हालत में देखकर पैनिक हो जाती है। सिन और रोज उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। रोज सिन से कहती है कि मैं मेरी के साथ रहती हूँ, तुम अपनी माँ पर ध्यान दो। सिन उनकी कंडीशन को चेक करता है और देखता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया है और काफी सारा खून बह चुका होता है। तो समझ जाता है कि ये सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकनी होगी, लेकिन जमीन पर पड़े हुए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले उन्हें बेड पर ले जाना होगा। गाँव की औरतें पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है, लेकिन शौक में होती है। सिन उनसे हेल्प मांगता है और मिलकर सब लोग उसकी माँ को उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर किसी को मेडिसिन की नॉलेज है। सब मना कर देते हैं। वो अपने आप से कहते हैं छोटे गांव में ये एक्सपेक्टेड ही है। तभी उसे अपनी पिछली लाइफ याद आती है जहाँ पर उसने टीवी पर देखा होता है कि ज्यादा ब्लीडिंग को स्टिचेस से रोका जा सकता है। वो फिर पूछते कि क्या किसी को सिलाई करना आता है। एक औरत कहती कि हाँ मुझे आता है, लेकिन मुझे क्या करना होगा। सिन तुरंत कहता है कि मुझे कुछ चीजें चाहिए होगी। माँ की रूम से सिलाई का सामान, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और साफ कपड़ा। वो सब कुछ जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। जब सब चीजें आ जाती है तो सिन अपनी माँ के कपड़े का एक हिस्से को काट कर वाउंड को साफ करने लायक बना देता है। वो देखते है कि घाव उतना गहरा नहीं होता जितना उसे डर था। फिर वो उस औरत से कहता है कि अब तुम इसे सिल दो। वो औरत शौक में सिन की तरफ देखती है और पूछती है क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं, क्या सच में घाव को सिलना जरूरी है। सिन समझ जाता है कि इस जमाने में लोग स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते। वो शांत आवाज में समझाता है कि इस तरह खुला घाव छोड़ देना सही नहीं होगा, इसे बंद करना ही होगा वरना खून रुकेगा नहीं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। औरत थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि मैं उनकी माँ को और दर्द नहीं देखना चाहती। सिन उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो और बस वही करो जो कि मैं बोल रहा हूँ। वो मैरी की तरफ देखती है जो कि दर्द के मारे कांप रही होती है और आखिरकार हाँ कर देती है। फिर दोनों मिलकर ध्यान से घाव का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। काफी टेंशन के बाद जब सब खत्म हो जाता है तब सिन उस औरत का शुक्रिया करता है। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और पूछती है कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। सिन कहता है कि हमें उनकी कंडीशन पर नजर रखनी होगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही मैरी का कंट्रोल टूट जाता है और वो रोती हुई सिन को गले लगा देती है। थोड़ी देर के बाद उनके पापा घर लौट आते हैं। वो बताते हैं कि जंगल में उन्हें मॉन्स्टर छुपने की जगह मिल गई थी और उन्होंने 2 मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन और भी होने के निशान मिले, इसलिए वो जल्दी से वापस आ गए। इस तरह धीरे धीरे गांव में शांति वापस आ जाती है। अगले दिन एक डॉक्टर आकर सिन की मां का चेकअप करता है। वो कहते हैं कि घाव गहरा था, लेकिन किसी भी हड्डी या अंदर के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाया और अगर आराम मिले तो ठीक हो जाएगी। और ये सुनकर सिन की मां उसे धन्यवाद करती है। डॉक्टर के जाने के बाद मैरी अपनी माँ के पास बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से हुआ। माँ उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने हिम्मत दिखाई और सबको बचाने की कोशिश की, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। और ये सुनकर मैरी धीरे धीरे शांत हो जाती है। बाद में पापा मैरी के सामने ही सिन से बात करते हैं और कहते हैं कि गांव वालों ने मुझे सब कुछ बता दिया है, कैसे तुमने अपनी माँ का इलाज किया और सबको बचाया। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता था और तुम्हें ये नॉलेज कहाँ से सीखी। सिन अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये सब समझ नहीं सकता, इसलिए वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे पता है मुझे। फिर पापा उससे पूछते हैं कि तुमने मॉन्स्टर को कैसे हराया। उसके जले हुए शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो मैजिक था। सिन बहुत ही हैरान हो जाता है और पूछता है कि आपको कैसे पता चला। पापा
पापा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि तुम कभी कभी एक बड़े इंसान की तरह बिहेव करते हो और एक दिन खाने के दौरान तुमने मुझे कुछ अजीब सी बात कह दी थी। सेन धीरे से पूछते कि अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूं तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? पापा तुरंत जवाब देते कि माँ बाप को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा ही करना चाहिए। तभी मेरी एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है कि सेन काफी टाइम से मैजिक पर सीरियसली रिसर्च कर रहा है। उनके पापा का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो सेन से कहते कि तुम भले मिच्योर तरीके से बिहेव करते हो, लेकिन मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और उसे सख्त आवाज में वार्न करते हैं कि किसी के सामने मैजिक के बारे में बात मत करना, क्योंकि अगर गांव को पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। सेन पूछते हैं कि इसका मतलब है कि जो भी दूसरों से अलग होगा उसे सताया जाएगा। पापा धीरे से कहते हैं कि दुनिया ऐसी ही है और उसे अपनी मैजिक रिसर्च यहीं पर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पावर है। मैरी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि सेन ने इस रिसर्च में बहुत ही टाइम लगाया है और आज मैं और माँ जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। वो कहती है कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये पावर सच में डेंजरस है या नहीं। पापा जवाब देते हैं कि जब तक हमें पता चलेगा तब तक शायद बहुत ही देर हो चुकी होगी और जो पावर मोस्टर को मार सकती है वो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं हो सकती। सेन शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहते हैं कि मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करूंगा। वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं ये रास्ता छोड़ दूं तो मैं अंदर से खाली हो जाऊंगा। दुनिया के लिए डेंजरस पावर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सपनों की पावर है। पापा उसे समझाते हैं कि तुम अभी बहुत ही छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। सेन तुरंत जवाब देता है कि मेरी सोच कभी भी नहीं बदलेगी और अगर मेरा होना ही आपके लिए बोझ बन गया तो आप मुझे अपना बेटा मानने को छोड़ सकते हैं। पापा थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं कि क्या तुम लोगों की हंसी और ठुकरा जाने के लिए तैयार हो अगर तुम्हें ये रास्ता चुना है? सेन बिना डरे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी रिसर्च नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद पापा कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी रिसर्च को जारी रख सकते हो, लेकिन अब से तुम जो भी डिस्कवर करोगे सब मुझे बताना होगा। अगर मुझे लगा कि ये ज्यादा डेंजरस हो रहा है तो मैं तुम्हें रोक दूंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा ताकि तुम इस पावर को सही तरीके से यूज करना सीख सको। ये सुनते ही सेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से रो पड़ता है। उसके बाद वो सब घर के गार्डन में आ जाते हैं ताकि सेन अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर सके। पापा उसके लिए कुछ लकड़ी जला देते हैं। मैरी पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? सेन कहता है कि मैं अपनी मैजिक की फुल पावर को यूज करके टेस्ट करना चाहता हूँ। वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और अपना हाथ आग के अंदर रख देता है। धीरे धीरे आग और तेज चमकने लगती है और सेन का हाथ भी जलती हुई फ्लेम की तरह ही ग्लो करने लगता है। ये देखते ही पापा तुरंत पानी की बाल्टी उठाकर उस पर डाल देते हैं। मैरी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और पूछती है तुम सच में क्या कर रहे थे? सेन गहरी सांस लेकर कहता है कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है। वो बताता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान जिसके पास मैजिक हो वो किसी स्ट्रॉन्ग नेचुरल एनर्जी जैसे हीट के कांटेक्ट में आए तो क्या होता है। जैसा उन्होंने देखा था रिजल्ट ये था कि आग ने रिएक्ट किया और उसका रंग बदलकर नीला सा ग्लो होने लगा। पापा कहते हैं कि भले मैं मैजिकल एनर्जी को देख नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अभी देखा वो इतना है कि मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे थे। सेन चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है, जैसे उसके दिमाग में मैजिक को यूज करने के नए नए तरीके चल रहे हो। पापा उसका चेहरा देखकर पूछते कि तुम इतने सीरियस क्यों हो? तब मैरी मुस्कुरा कर कहती कि जब भी सेन को कुछ नया मिलता है तो वो कुछ डिस्कवर करता है, तब उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, इसीलिए टेंशन मत लो। अगले दिन सेन फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। वो पापा से कहता है कि मैं रेडी हूँ, जैसे ही मेरा हाथ जलने लगे आप तुरंत पानी डाल देना। वो अपनी मैजिक को एक्टिवेट करता है और हाथ फिर से आग में रख देता है। जैसे ही उसका हाथ इग्निट होता है पापा तुरंत पानी डालकर उसे बुझा देते हैं। सेन ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और कहता है कि टेम्परेचर या फिर फ्लेम के कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आग और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पापा आग को और तेज कर देते हैं और सेन दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट वैसा ही रहता है। फिर सेन डिसाइड करता है कि मैजिक एनर्जी को थोड़ा सा कम करके टेस्ट करे। वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। पापा उससे कहते हैं कि पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर कंटिन्यू करना। सेन साइड में बैठ जाता है और तभी रोज वहाँ पर आ जाती है और देखती कि वो पूरा भीगा हुआ है। वो पूछती कि ये सब मैजिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है। जब वो जलती हुई लकड़ी को देखता है तो पूछता है क्या तुम मैजिक को फायर के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे? सेन हाँ में सर हिलाकर कहता है और बताता है कि जब पापा वापस आएंगे तब मैं तुम्हें प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, क्योंकि पापा चाहते हैं कि अगर कुछ डेंजरस हो तो वो पास में हो। रोज हैरान हो जाती है ये सुनकर कि तुमने पापा को मैजिक के बारे में सब बता दिया। सेन कहता है कि अब पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं और लगता है कि वो खुद भी इसमें उतने ही इंटरेस्टेड हो गए जितना कि मैं हूँ। फिर वो रोज का शुक्रिया अदा करता है जो उसने मोस्टर अटैक के वक्त किया था। रोज पूछती है कि मैंने क्या किया। सेन बताता है कि जब मैंने मोस्टर को मारा था और तुमने कहा था कि हम सब तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। वो सुनकर मुझे बहुत ही खुशी मिली थी। रोज हल्की सी मुस्कुरा कर कहती है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, हम सबको तुमने ही बचाया था। फिर वो पूछती कि मैरी कहाँ पर है, क्योंकि वो यूजुअली तुम्हारे पास ही होती है। दोनों देखते कि मैरी थोड़ी दूर में महीने से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। रोज कहती कि शायद से रिसेंट इंसिडेंट की वजह से वो और भी ज्यादा सीरियस है। सेन भी हाँ कहता है और कहता है कि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन रोज उससे कहती कि
जैसे वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती है वैसे ही तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। बाद में सीन टेबल पर पापा मैरी और रोज के साथ बैठा होता है। वो बताता है कि मैंने डिस्कवर किया है कि जब मैजिक एनर्जी बढ़ जाती है तो फ्लेम मेरे हाथ से और ज्यादा स्ट्रॉन्गली चिपकने लगती है। मैंने अलग अलग हीट सोर्सेज के साथ टेस्ट भी किया और रिजल्ट सेम रखा। इसका मतलब जितनी ज्यादा हीट होगी उतनी ही मैजिक फ्लेम और स्ट्रॉन्ग होगी। सीन अपने फादर को बताता है कि मैजिकल एनर्जी एक जलने वाली चीज की तरह बिहेव करती है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल एनर्जी है जिसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसके फादर कहते हैं कि फायर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। इस पर सीन बोलता है कि अगर मैं फेस के बनाए हुए ग्लोइंग ऑब्स को अपने हाथ से दूर रख सकता हूँ तो ऐसे में फ्लेम्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी मैरी कहती है कि वो ये कर सकता है और वो हवा में ग्लोइंग ऑब्स रिलीज करके दिखा देती है। ये देखकर सीन बहुत ही हैरान हो जाता है। मैरी उसे बताती है कि उसने ये मेथड सीन से ही सीखा था और प्रैक्टिस करके खुद भी करना सीख लिया और रोज भी ये कर सकती है। उसे लगा सीन तो ये पहले से ही कर सकता होगा। अब सीन खुद ट्राई करता है और पूछता है कि मुझे किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तब मारिटो उसे कहता है कि अपने हाथ पर एनर्जी को स्टेबल करो। सीन ध्यान लगाता है और कुछ ही पल के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग गार्डन में वापस आ जाते हैं और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सीन एक मैनुअल इग्निशन टूल को पकड़ता है और उस छोटी सी स्पार्क पर अपनी मैजिक को फोकस करता है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल हवा में फट पड़ता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। मैरी कहते हैं कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सीन मैजिक का यूज इस तरीके से करेगा। सीन खुद भी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। जो मैजिक वो 30 साल से सीखना चाह रहा था अब वो उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद सीन यार्ड में चल रहा होता है और ट्रेनिंग की वजह से काफी थक चुका होता है। वो सोचता है कि फायरबॉल को यूज करने के लिए उसे अपनी मैजिकल एनर्जी को कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे यूज करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए अगली बार उसे और भी सोच समझकर प्लान बनाना होगा। तभी उसे अपनी सिस्टर की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए चला जाता है कि वो क्या हो रहा है वहाँ पर। वहाँ मैरी अपने फादर के साथ कमबैक ट्रेनिंग कर रही होती है। वो क्लियरली थक चुकी होती है और उसकी बॉडी पर छोटी मोटी चोटें भी लगी होती है। उसके फादर कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है और उसे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैरी मना कर देती है और याद दिलाती है कि आपने ही कहा था कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बनोगी। इस पर उसके फादर कहते हैं कि ट्रेनिंग की भी एक लिमिट होती है और तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो। तब सीन भी बीच में आकर बोलता है और अपने फादर की बात से एग्री करता है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। मैरी दोनों की बात को इग्नोर कर देती है और थोड़ी देर और प्रैक्टिस करती है। फिर सीन को गुस्से से देखती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उनके फादर सीन से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मोस्टर अटैक की वजह से मेरी अंदर से काफी स्ट्रेस्ड है। बाद में सीन अपने फादर के साथ बैठकर नेक्स्ट रिसर्च आइडिया पर बात करता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती होगी, क्योंकि शायद वो अपनी मैजिक को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। इसके बाद सीन अपने फादर से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसके फादर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तब सीन समझाता है कि ये लाइटनिंग जैसी होती है और पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसे एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं जो कि लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई जानवर या फिर पौधा याद नहीं है, लेकिन एक बार ब्लैक स्मिथ ग्रास ने किसी कमजोर लाइटनिंग जैसी मेटल के बारे में बात की थी जो उसने कभी देखी थी। वो सजेस्ट करते हैं कि हमें सिटी चलकर उसे पूछना चाहिए। मैरी इस बार उनके साथ देने के लिए मना कर देती है और चुपचाप सीन को बाहर तक छोड़ देती है और दरवाजा को बंद करके रूम में चली जाती है। वहाँ पर अपने हाथ पर बैंडेज को देखती है और उसका एक्सप्रेशन काफी हैवी हो जाता है, जैसे वो अंदर से बहुत ही परेशान हो। सीन और उसके फादर सिटी जाकर ग्रेस से मिलते हैं। ग्रेस उनकी बात सुनकर कहता है कि शायद से तुम लोग लाइटनिंग मेटल की बात कर रहे हो। जब सीन पूछते है कि वो कहाँ पर मिल सकती है तो ग्रेस बताता है कि उसे ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है और थोड़ा डेंजरस होता है, इसलिए मर्चेंट्स उसे अक्सर वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो मिलती है। सीन फिर रबर ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रास कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना। तब सीन समझ जाता है कि इस दुनिया में अभी रबर डिस्कवर नहीं हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए सिर्फ ग्लास ही ऑप्शन है। वो पूछते है कि क्या तुम्हारे पास वोल्केनिक ग्लास है, एक ट्रांसपेरेंट मिनरल जो कि क्रिस्टल जैसा दिखता है। ग्रास कहता है कि हाँ मेरे पास है, मैं उसे पेपर क्रिस्टल करता हूँ क्योंकि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सीन उसकी चमक को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे छूने की परमिशन मांगता है। ग्रास उसे अलाउ कर देता है। जब ग्रास पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो तो सीन कहता है कि मुझे इसका एक बड़ा पीस चाहिए। ग्रास बताता है कि ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, लेकिन काफी महंगा होगा। तब सीन के फादर बिना सोचे तुरंत कहते हैं कि हम खरीद लेंगे। सीन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और पूछते हैं कि आप सच में इतने पैसे खर्च करेंगे। उसके फादर मुस्कुराकर कहते हैं
कि तुम्हें अगर जरूरत है तो प्राइस मैटर नहीं करता, और वैसे भी तुम कभी भी कुछ मांगते नहीं हो। वो लाइटिंग मेटल लेकर घर लौट आता है। गार्डन में सीन उस पर अपनी मैजिक को टेस्ट करने की तैयारी करता है। उसकी मदर दूर से देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि आज फाइनली मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स में अपनी आंखों से देख पाऊंगी। जैसे सीन अपनी मैजिक मेटल के पास एक्टिवेट करता है, एक पावरफुल स्पार्क निकलता है। उसके फादर तुरंत कहते हैं कि अगर ये फेल भी हुआ तो उदास मत होना, याद करो फायर को मास्टर करने से पहले कितनी बार तुम फेल हुए थे। लेकिन अचानक सीन हंस पड़ता है और कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल नहीं बल्कि सक्सेसफुल था। उसके पेरेंट्स उसे हैरानी से देखते हैं। तब सीन समझ जाता है कि जब उसकी मैजिक मेटल को टच करती है तो स्ट्रॉन्ग स्पार्क प्रोड्यूस होता है, मतलब उसकी एनर्जी उस चीज की प्रॉपर्टीज को कॉपी करती है जिससे कि वो टच करती है। ये समझकर सीन को लगता है कि अब वो अलग अलग टाइप की मैजिक को यूज करने के और करीब आ गया है। रात को अकेला बैठकर सोचते है कि कैसे इस स्पार्क को एक इलेक्ट्रिक करंट में बदल सकता है जिससे कि वो शो की तरह रिलीज कर सके। सीन को एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि मैजिक को सिर्फ गोल स्फीयर के शेप में ही रखना जरूरी नहीं है। वो सोचते है कि अगर शेप चेंज की जा सकती है तो शायद से पावर का रिजल्ट भी अलग होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट करता है और अपने मैजिक की फॉर्म को बदलने की कोशिश करता है और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो अब तक सिर्फ इसकी मैजिक को कॉपी करने पर फोकस कर रहा था, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब उसे फ्लेक्सिबल सोचना होगा। ये नई डिस्कवरी बताने के लिए वो मैरी के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर मैरी नहीं होती। उसकी नजर बेड पर पड़े बैंडेज पर पड़ती है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि मैरी अब भी अपने आप को पुश कर रही है। और बिना टाइम वेस्ट किए बाहर दौड़ता है और उसे ढूंढने लगता है। आखिर में उसे लेक के पास अकेले ट्रेनिंग करते हुए देख लेता है। मैरी उसे देखकर पूछती है तुम क्यों आए हो? फिर वो धीरे से कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारी मैजिक को सपोर्ट किया, लेकिन तुमने कभी भी मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा। वो मान लेती है कि उसे बुरा लगा, उसे जेलसी फील हुई। वो बताती है कि एक बड़ी बहन होने के नाते उसे लगा था कि उसका फर्ज है सीन को प्रोटेक्ट करना, इसी वजह से वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करती है। लेकिन जब मॉन्स्टर अटैक हुआ तब वो कुछ नहीं कर पाई, और अगर सीन ने उसे सेव नहीं किया होता तो शायद से वो मर जाती। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जिस भाई को उसे प्रोटेक्ट करना था वही उसका प्रोटेक्टर बन गया। सीन धीरे से पूछते कि क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो? मैरी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पा रही है और वो अब भी अपनी वीकनेस को फील करती है, इसलिए वो और ज्यादा ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि उसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनने पर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। ये सब सुनकर सीन उसके पास जाता है, घुटनों पर बैठकर उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही नहीं था और इसके लिए सॉरी। अगले दिन सीन फिर से गार्डन में खड़ा होता है और अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करता है। वो अपनी मैजिक को एक्टिवेट करता है और मैजिक स्पेयर को बहुत ही बड़ा बना देता है। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि स्पेयर जितना बड़ा होगा एनर्जी उतनी ही पतली होती जाएगी, इसी वजह से फायर मैजिक ट्रिगर नहीं हो पाती। तब वो स्पेयर का साइज कम करता है और इग्निशन टूल का यूज करता है। इस बार फिर से सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाती है और इग्निशन टूल का यूज करता है। इस बार फायर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाती है। सीन नोटिस करता है कि जब एनर्जी को कंडेंस किया जाता है तब फ्लेम की स्ट्रेंथ क्लियरली बढ़ जाती है। अब वो फिर से लाइटिंग मेटल पर फोकस करता है। इस बार वो थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी यूज करता है तो सिर्फ एक हल्की सी स्पार्क निकलती है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी का आउटपुट बढ़ाता है स्पार्क अचानक से वायलेंट फैल जाती है और उसे पीछे गिरा देती है। ये देखकर मैरी और रोज घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। सीन उन्हें रेस्क्यू करता है कि मैं ठीक हूँ। तब रोज एक सवाल करती है, लाइटनिंग आगे जाने की वजह वापिस से तुम्हारी तरफ क्यों आई? सीन रोज की बात से एग्री करता है और कहता है कि लाइटनिंग को बाहर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापिस से उसकी तरफ क्यों आ गई। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। लाइटिंग जैसे उस मैजिकल एनर्जी को सोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो अपने मन में ही महसूस करता है कि वो किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के करीब है, लेकिन अभी तक उसे क्लियरली समझ नहीं पा रहा है। एक पल के लिए वो सोचते है कि क्या पता इस मैजिक की कोई लिमिट ना हो। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उसके साथ ब्लैकस्मिथ ग्रास भी होता है। वो सब अंदर जाकर बात करते हैं। सीन के फादर बताते हैं कि ग्रास ने सीन के आइडिया को फॉलो करते हुए लाइटिंग मेटल को बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की थी। ग्रास मान लेता है कि उसने बिना परमिशन के ये आइडिया को प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने की सोची थी और माफी मांगता है, लेकिन सीन के फादर कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर ग्रास बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आपका आइडिया अपने फायदे के लिए यूज किया है, लेकिन फादर कहते हैं कि असली प्रॉब्लम तो कुछ ही और ही है। ग्रास उन्हें अपने वेयर हाउस में ले जाता है जहाँ बहुत ही सारा लाइटिंग मेटल पड़ा होता है। वो बताता है कि ये मेटल लाइटनिंग के काम के लिए सेफ नहीं है क्योंकि ये डेंजरस है। लोग क्यूरियोसिटी में इसे खरीद लेते हैं, लेकिन उनमें से निकलने वाली लगातार क्रैकिंग
स्क्रैकिंग साउंड की वजह से डर कर वापस कर देते हैं। वो कहता है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं वेयर हाउस का रेंट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से कोई तरीका ढूंढे जिससे कि ये मेटल सेल हो सके। सीन कहता है कि मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मुझ पर डिपेंड मत रहना क्योंकि अभी मेरे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। फिर सीन पूछते है कि ये मेटल के पीस इतनी दूर दूर क्यों रखे गए हैं। ग्रास 2 पीसेस को पास लेकर आता है और अचानक दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है। तेज रोशनी और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ग्रास उन्हें मेथड लाइटिंग मेटल दिखाता है। इस फॉर्म में वो बिल्कुल शांत होता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। सीन पूछता है कि अगर इस मेटल के 2 पीसेस को पास लेकर आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा। ग्रास कहता है कि तुम खुद ट्राई करो और उसे एक और मेटल पीस दे देता है। सीन दोनों मेटल पीस को आपस में रखता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। तब वो पूछता है कि मेटलिंग के दौरान किस पॉइंट पर लाइटनिंग बंद हो जाती है। ग्रास बताता है कि जब मेटल को तोड़ दिया गया था तब भी लाइटनिंग निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वो हीट होकर पूरी तरीके से मेल्ट हुआ इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये सुनकर सीन फर्नेस के पास चला जाता है और एक और एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। वो अपनी मैजिक को यूज करके फायर प्रोड्यूस करता है। ग्रास उसे हैरानी से देखकर पूछता है कि तुमने अभी क्या किया। सीन सीधा जवाब देता है कि ये मैजिक है। इसके बाद ग्रास सीन से पूछता है कि अगर तुम अपनी मैजिक वाली फायर से इस मेटल को मेल्ट करो तो क्या रिजल्ट अलग होगा। सीन सीधा कहता है कि मुझे अभी नहीं पता क्योंकि मैं अभी मैजिक कैसे काम करती है ये रिसर्च पे लगा हूँ। ग्रास बताता है कि नॉर्मली इस मेटल को मेल्ट करने में लगभग 1 घंटा लगता है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि तब तक थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, लेकिन सीन मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद अपनी आंखों से पूरा एक्सपेरिमेंट देखना चाहता हूँ। जब ग्रास मेटल को मेल्ट कर देता है तब वो 2 पीसेस को आपस में लाता है और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं तुरंत ही इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सीन के चेहरे पर रिलीफ आ जाती है। बाकी सब भी क्लैप करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका होता है। सीन बताता है कि इस मेटल का यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन्हें लोगों को सेल कर सकते हैं। उसी मोमेंट से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ग्रास लगातार 3 दिन तक काम करता रहता है ऑलमोस्ट बिना रेस्ट किए। आखिर में वो लोग लाइटनिंग लैंप बना लेते हैं जो कि नॉर्मल लैंप से बहुत ही ब्राइट होता है और कभी खत्म नहीं होता। साथ ही एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, एक लाइटर जो कि नॉर्मल से ज्यादा फास्ट और फायरवुड को जला देता है। ग्रास सीन का शुक्रिया अदा करता है। सीन की मदर कहती है कि अब काम खत्म हो गया है तो चलो घर चलते हैं लंच के लिए। फैमिली वापस जाने लगती है और ग्रास उन्हें बाहर तक छोड़ने आता है। रास्ते में मैरी सीन से पूछती है कि तुमने ये सब प्रोडक्ट कैसे खरीदा। सीन सिंपल से जवाब देता है कि जो भी आइडिया दिमाग में आया मैंने मैजिक बनाने की कोशिश की और वो काम कर गया। इसी भी सिटी में लोग इन नए प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं और पूरा स्टॉक बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। घर लौटने के बाद सीन गार्डन में जाता है और उसके हाथ में एक कैंडल होती है। उसके साथ रोज और मैरी खड़ी होती है और वो पूछते है कि अब तुम क्या ट्राई करने वाले हो। सीन समझता है कि कैंडल इसलिए जलती रहती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है। अगर मैं इस एक कप को कवर कर दूं तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी और फ्लेम बुझ जाएगी। रोज कहती है कि वही प्रिंसिपल है जिसे नॉर्मल लैंप को भी बुझाया जाता है। सीन एग्री करता है और कहता है कि अब मैं सेम एक्सपेरिमेंट्स फायर मैजिक के साथ करूंगा और उसे ऑक्सीजन से आइसोलेट करूंगा। मेरी कहती है कि उसे लगा था कि फ्लेम बुझती नहीं है बल्कि रोज को लगा था कि बुझ जाएगी। सीन मैजिक से कैंडल को लाइट करता है और फिर उसे कप से कवर करता है और कुछ देर के बाद कप हटा देता है, लेकिन फ्लेम अब भी जल रही होती है और मैरी खुश हो जाती है क्योंकि उसका गैस सही था। सीन सोचता है कि मैजिक को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब मैजिकल एनर्जी बाहर की कंडीशन से इफेक्ट नहीं होती। फायर मैजिक क्लियरली नॉर्मल लाइफ से अलग होती है, फिर भी वो रुकता नहीं। वो एक और एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। इस बार वो फायर को स्पेयर के फॉर्म में रिलीज करता है और मैरी से कहता है कि तुम इस पर अपनी मैजिकल एनर्जी को अप्लाई करो। जैसे ही मैरी ने फायर स्पेयर पर अपनी मैजिकल एनर्जी की अप्लाई की तुरंत एक मैसिव एक्सप्लोजन हो गया और तीनों जमीन पर गिर पड़े। सीन बिना देरी किए तुरंत मैरी के पास दौड़ता है और चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। रोज शौक में पूछती है क्या तुमने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था। सीन कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि फायरबॉल बस थोड़ा सा और बड़ा होगा, इतना पावरफुल एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन इसी मोमेंट उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो लाइटनिंग मेटल के पास जाता है और कहता है जो अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो सिर्फ मैजिकल एनर्जी नहीं है। ये सुनकर मैरी और रोज दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सीन समझता है कि ये एक्चुअली एयर और मैजिक के बीच का रिएक्शन है। जब मैंने पहली बार मेटल पर मैजिक अप्लाई की थी तब मुझे हवा की तरफ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील हुआ था। इसका मतलब मैजिकल एनर्जी फ्यूल की तरह काम करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि फायर के लिए एयर जरूरी होती है। सूरज ढलने तक सीन एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और इस बार उसने ग्रास के दिए हुए ग्लव्स को पहने होते हैं। ग्रास बताता है कि ये ग्लव्स ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करते हैं और हीट से भी बचाते हैं। अब सीन मैजिकल एनर्जी को लाइटनिंग और फायर के साथ कंबाइन करता है। रिजल्ट इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि फिर से पावरफुल एक्सप्लोजन होने लगता है, लेकिन इस बार सीन चिल्लाता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया और उसकी आंख से आंसू आना शुरू हो जाता है। मैरी आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सीन गार्डन में रोज और मैरी के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। जब ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है तो वो दोनों का शुक्रिया करता है। मैरी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कि ये तो नेचुरल है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बाद में जब सीन घर के अंदर चला जाता है उसे अपने फादर की एक पुरानी बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा
होता कि सीन को उन्होंने किसी और से अडॉप्ट किया है। ये मेमोरी उसके दिमाग में सेटल हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो और मैरी ब्लड से रिलेटेड नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो सब लेक के पास आ जाते हैं ताकि सीन वाटर मैजिक ट्राई कर सके। पहले कुछ भी नहीं होता है। मैरी और रोज पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। सीन बताता है कि पिछले एक्सपेरिमेंट्स में उसने देखा था कि जब मैजिकल एनर्जी स्काई में रिलीज होती है तो एयर की प्रॉपर्टीज ले लेती है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि अगर उसे वाटर में रिलीज करे तो क्या वो पानी की प्रॉपर्टीज भी ले जाएगी। वो अपने मेथड को एडजस्ट करता है और फिर ट्राई करता है। इस बार लेक का पानी हल्का ऊपर उठने लगता है। कुछ टाइम के बाद सीन लेक के बाहर आता है और सोचता है कि वाटर मैजिक का एडजस्ट करना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। वो मैरी और रोज से कहता है कि ध्यान से देखना। फिर वो मैजिक को यूज करके हवा से पानी गैदर करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद से एनर्जी कम थी, इसलिए अपना आउटपुट बढ़ाता है और दोबारा से ट्राई करता है। इस बार उसके हाथ में पानी का एक छोटा सा स्पेयर बन जाता है। मैरी हैरानी से उसकी तरफ दौड़ती है, उसे टाइट हक करती है और पूछती है तुमने ये पानी कहाँ से लाया। सीन शांति से बताता है कि मैंने बस मैजिक को कंट्रोल किया और पानी ने उसकी बात को मान ली। मैरी और रोज उसकी तरह करने की कोशिश करती है और दोनों ही सक्सेसफुल हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों खुशी से स्माइल करने लगती है। उसके बाद तीनों सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर ग्रास उन्हें मोस्टर्स ले गिल्ड ले जाता है। ग्रास उन्हें बताता है कि मेंबर बनने के लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग सच में ज्वाइन करना चाहते हो। मैरी कहती है कि अगर मैं अब डर कर भाग गई तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेकर आ सकूंगी। सीन ग्रास से कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखे और उसके फादर को ना बताए। गिल्ड के अंदर ग्रास रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक प्लेटिनम रैंक फाइटर है और इन तीनों बच्चों को रजिस्टर करवाना चाहता है। तभी अचानक उनके फादर उनके पीछे आ जाते हैं और अपने इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो एक डायमंड रैंक फाइटर है और इन तीनों के सपोर्टर के रूप में रहेंगे। और ये सुनते ही पूरा रूम एकदम से शांत हो जाता है और लोग धीरे धीरे सोच में बात करने लगते हैं, क्योंकि इतना हाई रैंक बहुत ही रेयर होता है। गिल्ड के बाहर आकर तीनों बच्चे उनसे बिना बताए वहाँ पर आने के लिए सॉरी बोलते हैं। उनके फादर कहते हैं कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था। जब वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला तो वो बताते हैं कि मैरी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अलग बिहेव कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम लोग कुछ अलग ही प्लान कर रहे हो। फिर वो डांटते हैं कि इतना डेंजरस काम बिना बताए नहीं करना चाहिए और कहते हैं कि आज के बाद तुरंत मुझे बता देना। और वो ये भी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे साथ एक हाई रैंक फाइटर तुम्हारे साथ है तुम सेफ रहोगे और जब भी मोस्टर का सामना होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर तीनों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और उनका डर कम हो जाता है। उसके बाद उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मोस्टर दिखाई देते थे। सबसे पहले उनके फादर आगे बढ़ते हैं और मोस्टर के अटैक को इजिली डॉज करके उन्हें हरा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने उनके नंबर कम किए, वो वापिस जरूर आएंगे। वो वापिस आएंगे तब बाकी का काम तुम लोग करोगे। वो समझाते हैं कि ये मोस्टर गोब्लिन से भी वीक होते हैं और वो तुम्हारी फर्स्ट रियल बैटल के लिए परफेक्ट है। मैरी और उस फ्रंट लाइन में रहेंगी और सीन उनके पीछे सपोर्ट करेगा। इतना कहने के बाद मोस्टर फिर से चार्ज कर देते हैं। इस बार सीन सबसे पहले अटैक करता है और फायर मैजिक का यूज करता है और उसमें अपनी मैजिकल एनर्जी भी ऐड कर देता है, जिससे कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और काफी सारे मोस्टर एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतना पावरफुल अटैक करने से उसकी एनर्जी कम होने लगती है। तभी एक और मोस्टर सीधा उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर जंप करता है, लेकिन मैरी टाइम पर आकर उसके पास पहुंच जाती है। फिर तीनों मिलकर फाइट करते हैं और बचे हुए मोस्टर को एक एक करके खत्म कर देते हैं। बैटल के बाद सीन मैरी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है, लेकिन मैरी उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। मैरी कहती है कि अब उसे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। उसके फादर उन तीनों की फाइट की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना होगा और जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन करना होगा। और ये सुनकर तीनों थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। दूसरी बैटल के बाद तीनों बिल्कुल थक चुके होते हैं। उसके फादर कहते हैं कि मैं ग्रास के साथ लूट कलेक्ट करता हूँ और तुम लोग थोड़ा रेस्ट करो। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी सीन की नजर पास में लगे एक बड़े से टेंट पर पड़ती है और वो दोनों को वहाँ पर जाने लगते हैं। मैरी थोड़ा सा हेजिटेट करती है और कहती है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन सीन फिर भी टेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक केस से एक अजीब सी लाइट निकल रही होती है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि उसके अंदर एक फेरी बंद है। मैरी पूछती है क्या ये मोस्टर से अलग होती है। सीन हाथ बढ़ाता है लेकिन फेरी डर के पीछे हट जाती है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इसे फ्री कर देते हैं। जैसे ही सीन केज को खोलता है फेरी तुरंत बाहर उड़ जाती है और तीनों उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम से चुप हो जाते हैं। उसके बाद वो घर वापस से आ जाते हैं और उनकी मदर उन्हें इंजर्ड देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। उनके फादर उनकी नजर को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और मदर उन्हें डांट देती है। फिर वो बच्चों की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या हुआ था। डर के मारे मैरी और सीन सब कुछ बता देते हैं। तब उनकी मदर बताती है कि मुझे मोस्टर हंटिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे पहले ही बता दिया था। सीन पूछता है कि फिर आपने उन्हें डांटा क्यों नहीं। तब वो पूछती कि मेरे बच्चे इंजर्ड होकर घर आए और ये बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है
पर तुम्हारे फादर ने पहली एक्सपीरियंस में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना, जब तक तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, जो चाहो कर सकते हो, बस अपना ख्याल रखना, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। मैरी और सीन चुपचाप सॉरी बोल देते हैं। 2 साल के बाद वो फिर से बैटलफील्ड में मोस्टर का सामना करने जाते हैं। सीन के सामने एक गोब्लिन खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि कभी उनके घर पर अटैक करने आया था। इस बार सीन स्ट्रॉन्ग मैजिक को एक्टिवेट करता है और उसे केयरफुली कंट्रोल करता है, जिससे कि तेज हवा घूमकर गोब्लिन को घेर लेती है और फिर उसे दूर फेंक देती है। गोब्लिन आसानी से डिफीट हो जाता है। सीन सोचता है कि ये स्पेल मैंने रिसेंटली खुद बनाया है, लेकिन इसे कास्ट करने में टाइम लगता है और ये डायरेक्ट अटैक से ज्यादा कंट्रोल के लिए बना है। तभी मैरी रोज के साथ उनके पास आती है और पूछती है, क्या तुमने अपने शेयर के मोस्टर को खत्म कर दिया? सीन कहता है कि हाँ। वो सोचता है कि 2 साल हो गए जब से हमने सीरियस कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू की थी। मैरी स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने आज अकेले ही 20 गोब्लिन को हरा दिया। उसके बाद वो तीनों सिटी के मार्केट में चल रहे होते हैं। सीन सोचता है कि इन 2 सालों में उसने एक नई चीज को सीख ली है। अब वो सिर्फ किसी को देखकर उसकी मैजिकल एनर्जी का अंदाजा लगा सकते हैं और इंसानों में अब तक उसने सबसे ज्यादा एनर्जी मैरी और रोज के अंदर ही देखी है। चलते वक्त मैरी नोटिस करती है कि काफी सारे फाइटर्स गिल्ड ज्वाइन कर रहे हैं। रोज बताती है कि गोब्लिन की संख्या बढ़ गई है और अब सिटी के पास भी दिखने लगे हैं। मैरी कहती है कि चलो ग्रास नाम के ब्लैकस्मिथ के पास चलते हैं। वो लोग ग्रास के पास जाते हैं और उन्हें वार्मली ग्रेट करता है। सीन पूछते है, क्या आप फिर से लाइटिंग मेटल मेल्ट करने वाले हो? ग्रास हंसता हुआ कहता है कि मैंने उसका काफी सारा काम कर लिया है और बताता है कि जो ग्लव्स सीन ने मांगे थे वो मैंने बना लिया है। सीन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बस कुछ दिन पहले ग्लव्स के लिए कहा था और उसका थैंक यू करता है। ग्रास कहता है कि तुम इन्हें बहुत ही जल्दी खराब कर देते हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि तुम कितने ग्रो कर चुके हो। फिर वो पूछता है कि बिना मेरे और तुम्हारे फादर की तुम्हारी बैटल कैसी चल रही है? मैरी बताती है कि हम सिल्वर रैंक के करीब पहुंच चुके हैं और ये सुनकर ग्रास बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि इतनी छोटी एज में मैंने कभी किसी को इतना हाई रैंक तक पहुंचते नहीं देखा। उसके बाद वो घर लौटकर अपने फादर से ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले सीन उनसे फाइट करता है और कुछ टाइम के बाद उन्हें हरा देता है। फिर मैरी की बारी आती है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करती है, लेकिन फिर भी हार जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में बैठ जाती है और कहती है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि सीन हर बार जीत रहा होता है। उनके फादर उसे समझाते हैं कि जल्दी से मत करो, अभी टाइम है और एक दिन तुम सीन से भी आगे निकल जाओगी। मैरी चुपचाप वहाँ से उठकर अकेली ट्रेनिंग करने चली जाती है। सीन अपने फादर से मैरी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं कि अपनी एज के हिसाब से उसके पास स्वॉर्ड का एक्सपोनेंशियल टैलेंट है। बाद में सीन और मैरी रोज के साथ उसके फॉर्म पर जाते हैं। रोज सॉरी बोलती है क्योंकि वर्कर्स की कमी है और उनकी हेल्प चाहिए होगी। सीन पूछता है कि हमें क्या करना होगा। रोज बताते हैं कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले पेट्स को हटाना होगा। मैरी उन छोटे क्रिएचर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। सीन और रोज जल्दी जल्दी उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन मैरी नीचे रह जाती है और हल्की सी हंसी का माहौल बन जाता है। काम खत्म होने पर मैरी के पास सबसे कम पेट्स होते हैं। वो कहती है कि अगले साल हम कंपटीशन करेंगे और मैं तब जीत कर दिखाऊंगी। इतने में अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है और ऊपर अजीब सी लाइट्स दिखने लगती है। थोड़ी देर पहले तक स्काई बिल्कुल क्लियर था, इसलिए वो सब शॉक हो जाते हैं। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। रोज कहती है कि स्टॉर्म खत्म होने तक घर के अंदर चलते हैं, लेकिन अचानक मैरी गिर जाती है। सीन और रोज तुरंत उसके पास दौड़ते हैं और उसे उठाकर रोज के घर ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके फादर और मदर भी टेंशन में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनकी मदर रोते हुए मैरी के पास बैठ जाती है। मैरी आंखें खोलती है, लेकिन उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं होता और वो किसी का बात का जवाब भी नहीं देती। रोज धीरे से कहती है कि ऐसे लेथार्जी डिसीज हो सकती है। उनके फादर पूछते हैं, क्या तुम इसी बीमारी की बात कर रही हो जो कि कुछ दिन पहले सिटी में फैली थी? रोज हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि मैंने मार्केट में इसके बारे में सुना था। वो समझाते हैं कि इस बीमारी में इंसान अचानक गिर जाते हैं, बॉडी हिल नहीं पाती और बोल भी नहीं पाती, लेकिन होश में रहता है, जैसे कि बॉडी एकदम से स्लो हो चुकी हो। इसलिए इसका नाम लेथार्जी डिसीज रखा गया है। उनकी मदर घबरा कर पूछती है, क्या कोई इसे ठीक होता है? रोज कहती है कि जितना मैंने सुना है लगभग कोई भी रिकवर नहीं हो पाता और इसकी वजह अभी तक किसी को पता भी नहीं है। ये सुनकर उनकी मदर और ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उनके फादर तुरंत कहते हैं कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। वो कहते हैं कि मैं मैरी को लेकर तुरंत सिटी जा रही हूँ और सीन और अपनी मदर के साथ घर वापस जाओ, लेकिन सीन मना कर देता है और कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। उनके फादर समझाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टाइम डेंजरस मोस्टर बाहर निकलते हैं और रास्ता सेफ नहीं होता। सीन जवाब देता है कि आप अकेला कैरेज में बैठे हुए मैरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और मैं चाहे अभी बच्चा हूँ लेकिन फाइट कर सकता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उनके फादर मान जाते हैं और कैरेज में बैठकर जल्दी से सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके फादर सीन से कहते हैं कि मैरी का ख्याल रखना। तभी सीन आसमान में एक
रेड लाइट को देखता है और अपने फादर से पूछता है कि आपको वो दिख रहा है क्या, लेकिन उनके फादर कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सीन समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक वुल्व्स का एक ग्रुप कैरेज पर अटैक कर देता है। सीन अपने फादर से कहता है कि आप कैरेज चलाते रहिए, इन्हें मैं हैंडल करता हूँ। वो अपने ग्लव्स को पहनता है और सोचता है कि बारिश में फायर या लाइटनिंग मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ वाटर और एयर मैजिक ही बची है। वो अपने हाथ में बारिश का पानी इकट्ठा करता है और उसे छोटे बुलेट्स की तरह शेप देकर वुल्व्स पर फायर करता है। काफी वुल्व्स गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या ज्यादा होती है। तभी बिना किसी वजह के वुल्व्स अचानक से पीछे हटने लगते हैं और अजीब तरीके से भाग जाते हैं। सीन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब अचानक क्यों भाग गए। तब उसके सामने एक बड़ा सा जायंट स्पेचर अपीयर होता है। सीन का दिल तेज धड़कने लगता है और अपने फादर से कहता है कि उस मोस्टर को देखो, लेकिन उनके फादर फिर कहते हैं कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तब सीन समझता है कि शायद से सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जिनमें मैजिकल एनर्जी होती है। वो तुरंत अपने वाटर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन उसके पानी के बुलेट सीधा उस स्पेक्टर के सर पर निकल जाते हैं, जिससे कि उस पर कोई असर नहीं होता। वो क्रिएचर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और सीन के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ। सीन को याद आता है कि जब उनके घर पर गोब्लिन ने अटैक किया था, तब उसने कैसे अपनी मैजिकल एनर्जी को फोकस करके उसे जला दिया था। वो डिसाइड करता है कि वही मेथड फिर से ट्राई करेगा। वो अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और स्पेक्टर पर छोड़ देता है। इस पर स्पेक्टर रिएक्ट करता है और सीन समझ जाता है कि शायद से उसकी एनर्जी उसे प्यूरिफाई कर रही है। लेकिन तभी स्पेक्टर उसके फादर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो कैरेज के पास लटक के लाइटनिंग लैंप के करीब आता है, अचानक पीछे हट जाता है। उस मोमेंट पर उनके फादर भी उसे क्लियरली देख पाते हैं। सीन तुरंत आगे कूद जाता है और फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। धीरे धीरे वो स्पेक्टर जलने लगता है और आखिर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन सीन हाइट से गिरने ही वाला होता है कि तभी उसके फादर उसे टाइम पर आकर पकड़ लेते हैं। उनके फादर उसे डांटते हैं कि ये कितना रेकलेस काम क्यों है। सीन कहता है कि उसे हराने का कोई और तरीका नहीं था और वो सॉरी बोलता है। उनके फादर कहते हैं कि सॉरी की जरूरत नहीं है, हम जिंदा हैं क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई। वो फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उनके फादर कहते हैं कि वो मोस्टर बिल्कुल अलग था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सीन बहुत ही हैरान होता है और पूछते हैं क्या आपने सच में उसे देखा। वो हाँ कहते हैं और बताते हैं कि जैसे ही वो मेरे पास आया था तब मुझे क्लियरली दिखने लगा। सीन लाइटिंग लैंप की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद से इसका कुछ कनेक्शन है। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक सीन देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे लोग लेदरगी डिसीज से सफर कर रहे होते हैं। सीन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी सिस्टर को चेक कीजिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अपनी टर्न का वेट करो। उनके फादर भी कहते हैं कि अभी हमें वेट करना होगा। काफी देर के बाद डॉक्टर मैरी को चेक करता है और कंफर्म करता है कि लेदरगेसी डिसीज इन्फेक्टेड है। वो डॉक्टर कहता है कि इसका कोई नॉन ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सुनते ही सीन को मैरी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो डॉक्टर से रोते हुए कहता है कि कुछ तो कीजिए। आंखों में आंसू लेकर पूरा परिवार डिसाइड करता है कि वो सिटी में ही रुकेंगे ताकि डॉक्टर के पास रह सके। वो ग्रास के एक वेयर हाउस में रहने लगते हैं। वो ग्रास को थैंक यू बोलते हैं जगह देने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, ये बस मेरा रिटर्न है। वो कहता है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट मैरी है और फिर कहता है कि बाद में मिलने आएगा। कुछ समय के बाद सीन मैरी के पास छुप कर बैठा होता है और सोचता है कि पता नहीं कितना टाइम बीत गया है और मैं कितनी बार उनका नाम बुला चुका हूँ, लेकिन वो एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। तभी उसके फादर रूम में आते हैं और कहते हैं कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। सीन मना कर देता है और कहता है कि मैं मैरी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनके फादर उसे याद दिलाते हैं कि 4 दिन पहले जो स्पेक्टर ने उन पर अटैक किया था, उसी दिन सिटी में और भी जगह पर वैसे स्पेक्टर्स अपीयर हुए थे और उन्होंने कई लोगों को मार दिया था। वो कहते हैं कि वो फिर से आएंगे और ज्यादा लोगों की जान जाएगी और उन्हें हराने की पावर सिर्फ सिन के पास है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो विक्टिम्स बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन सिन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि मैं यही रुकूंगा और अपनी सिस्टर को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब उनके फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग मरते रहे। वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि अगर ऐसे ही मॉन्स्टर हमारे विलेज पर अटैक करते रहे तो क्या तब भी तुम कहोगे कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सिन गुस्से में उनका हाथ हटा देता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं किसी को बचाने के लिए मजबूर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपनी सिस्टर के साथ रहना है और आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनके फादर शांत रहकर कहते हैं कि उसकी सबसे ज्यादा परवाह मुझे ही है, वो मेरी बेटी है और मुझे उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है और वो तुम्हारे पास वो पावर है जिससे कि तुम कई लोगों की जान बचा सकते हो। सिन को मैरी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और लंबी खामोशी के बाद वो मदद करने का फैसला करता है। वो अपनी सिस्टर के सामने खड़ा होता है और उनके फादर उसे हैरानी से देखते रहते हैं। तभी सिन को अचानक कुछ गलत फील होता है और वो रियलाइज करता है कि मैरी के अंदर बिल्कुल भी मैजिकल एनर्जी नहीं है। वो तुरंत बाहर दौड़ पड़ता है और सोचता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं नोटिस किया। वो अपने फादर को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है। उनके फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। सिन कहता है कि मैंने नोटिस किया वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर मैजिकल एनर्जी का कोई निशान नहीं है और सिटी में भी लोगों के अंदर एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। वो कंक्लूड करता है कि
शायद से मैजिक का ही इस डिसीज से कनेक्शन है, और क्योंकि अब तक किसी को इसका केस या ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए मुझे खुद ही इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो सिटी के मेयर से मिलने के लिए जाता है। उनके फादर बिना बताए आने के लिए सॉरी बोलते हैं और सिन का इंट्रोडक्शन देते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि लाइटिंग लैंप्स हमेशा साथ रखने चाहिए क्योंकि स्पेक्टर्स को दूर रखने में इफेक्टिव है। इतने में मेयर अचानक से टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि जब से मैंने ऑफिस संभाला है तब से डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगा था कि सिटी को रूल करना बहुत ही आसान होगा। सिन उसे कन्फेस होकर देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद मेयर खुद को संभाल लेता है और बताता है कि मैंने पहले ही बहुत ही सारे लाइटिंग लैंप्स इकट्ठा करके नाइट पेट्रोल पर जाने वाले सोल्जर को दे दिए। सिन के फादर उसकी फोरसाइट को देखकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेयर कहता है कि अभी तारीफ का टाइम नहीं है, हमें जो सबसे जरूरी बात है उस पर फोकस करना चाहिए। मेयर बताते है कि उसने सुना है कि जो ये डिसीज फैल रही है वो मैजिक से जुड़ी हुई है और सिन के फादर ने उसे सब कुछ बता दिया। क्योंकि सिन की मैजिक मोस्टर पर असर करती है, इसलिए मेयर का मानना है कि अगर हम उन सब लोगों को इकट्ठा करें जिनके पास मैजिकल एनर्जी है तो शायद से हम उन मोस्टर को हरा सकते हैं। लेकिन सिन कहता है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो समझता है कि मैजिक सीखने में बहुत ही टाइम लगता है और जिन लोगों के पास पहले मैजिकल एनर्जी थी वो सभी इस लेथार्जी डिसीज से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनकर मेयर सिन से पूछते कि क्या तुम्हें इस डिसीज के बारे में कुछ समझ में आया कि डॉक्टर की रिसर्च बहुत ही स्लो चल रही है। तब सिन कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया है। वो बताता है कि जब एक नॉर्मल इंसान थक जाता है तो रेस्ट करने के बाद उसकी मैजिकल एनर्जी वापस से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो लोग लेथार्जी डिसीज से इन्फेक्टेड हैं उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सिन का मानना है कि शायद से किसी लिविंग क्रिएचर की मदद से उनकी एनर्जी को वापस लेकर आया जा सकता है। मेयर उसको वार्न करता है कि अगर तुम फेल हो गए तो सारे पेशेंट्स की जान चली जाएगी। सिन ये बात को मान लेता है और कहता है कि अगर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए मुझे कोई भी रिस्क लेना पड़े तो मैं उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करूंगा। मेयर से मिलने के बाद सिन सोचने लगता है कि मेयर ने मेरी रिसर्च के लिए इतनी मदद क्यों की। वो हैरान होता है कि इतने बड़े स्टेटस का आदमी एक बच्चे की बात पर बिना उसकी मैजिक देखे कैसे भरोसा कर सकता है। अगले दिन मेयर के भेजे हुए असिस्टेंट सिन के घर पर आते हैं और सिन उन सबको देखकर कहता है कि सब अपना इंट्रोडक्शन दे। सबसे पहले एक आदमी बोलता है जिसका नाम कोल होता है और वो बताता है कि मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ। उसके बाद एक लड़की आगे बढ़कर कहती है कि मेरा नाम रावा है और मैं दूसरे सिटी के रूलर की राइटफुल हायर हूँ और फिलहाल इस सिटी के ग्राउंड की सीक्रेट कमांडर के रूप में काम कर रही हूँ। फिर सिन तीसरी लड़की से अपने इंट्रोडक्शन देने को कहता है और थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती कि मेरा नाम गीत है और मैं मोस्टर एक्सपर्ट हूँ। सिन तीनों को शुक्रिया अदा करता है और उन्हें बताता है कि अब हम एक डेंजरस मिशन शुरू करने वाले हैं। फिर वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर सिन अपनी एबिलिटी दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि एक टेक्निक है जो कि मैं खुद इन्वेंट की है जिसे मैं मैजिक कहता हूँ और उसकी मदद से मैं हवा, पानी और लाइटिंग जैसे नेचुरल चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब देखकर तीनों लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पूछते कि अभी हमने क्या देखा। कोल पूछते कि लेथार्जी डिसीज से कनेक्टेड है। सिन कहता है कि अभी मुझे पूरा नहीं पता। उसके बाद वो मोस्टर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रावा अपने हैवी आर्मर की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही होती है और यहाँ से उनके मिशन की असली शुरुआत होने वाली होती है। गीत सिन से पूछती है जो इनविजिबल मोस्टर उसे रिसर्च के लिए दिया गया था क्या वो लेथार्जी डिसीज से कनेक्टेड है। सिन सीधा जवाब देता है कि नहीं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो समझाता है कि इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए हमें उनकी मैजिकल एनर्जी वापस लानी होगी। वो बताता है कि जब मैं अपनी एनर्जी मोस्टर पर रिलीज करता हूँ तो मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी से रिएक्ट करती है और उन्हें जला देती है। इसलिए हमें ऐसे मोस्टर ढूंढने होंगे जिनके पास खुद की मैजिकल एनर्जी हो और इसी वजह से एक मोस्टर एक्सपर्ट गिट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये सुनकर गिट के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन दिखाई देने लगता है। तभी उनके सामने एक गोब्लिन आ जाता है जो कि आर्मर पहने हुए होता है। सिन उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। गिट भी क्यूरियोसिटी से पूछती है कि एक गोब्लिन इतना प्रॉपर्ली इक्वायर्ड कैसे हो सकता है। रावा जो कि अभी तक अपने हेवी आर्मर की वजह से स्ट्रगल कर रही होती है फाइनली अपना आर्मर उतार देती है, सोड निकालती है और सीधा मोस्टर पर रश कर देती है। गोब्लिन अपना आर्मर उठाकर रावा पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन सिन टाइम पर पहुंचकर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और उसके अटैक को डिस्प्यूट कर देता है। मोस्टर पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक से वो रावा के पीछे अपीयर होकर अटैक कर देता है। रावा ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर से टकराकर एक ट्री से जा लगती है। ये देखकर सिन तुरंत मैजिक से गोब्लिन पर अटैक करता है। रावा फिर से उठकर अपनी सोड को मजबूती से पकड़ता है और सीधा गोब्लिन के अंदर घुसा देती है, जिससे कि मोस्टर वहीं पर गिर के खत्म हो जाता है। अगले दिन सिन रोज के साथ बैठा होता है और अपनी मोस्टर के बारे में पूछता है। रोज बताती है कि वो ऊपर मैरी के पास है। रोज कहती है कि मैंने उनकी जगह लेने की ऑफर दी, लेकिन तुम्हारी मदर ने मना कर दिया क्योंकि वो मैरी के पास और ज्यादा टाइम देना चाहती है। फिर रोज बताती है कि उसने सुना है कि सिन लेथार्जी डिसीज पर रिसर्च करना शुरू कर चुका है और वो पूछती है क्या मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। सिन उससे कहता है कि तुम्हारे घर पर पहले से ही बहुत ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तुम मेरे साथ हर जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकती और वैसे भी मेयर ने 3 स्पेशलिस्ट मेरी मदद के लिए भेजी है। ये सुनकर रोज थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है कि मेरी क्लोज फ्रेंड डेंजर में है और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सिन उसे समझाता है कि ऐसा मत सोचो, तुम मेरी मदर का
साथ दे रही हो और उनका बोझ हल्का कर रही हो, और ये भी बहुत ही बड़ी हेल्प है। थोड़ी देर के बाद सीन कोल के साथ चल रहा होता है और वो पूछता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। कोल बताता है कि हम क्लिनिक जा रहे हैं क्योंकि मेयर ने ऑर्डर दिया है कि शायद से हमें वहाँ पर कुछ नया मिल सकता है। क्लिनिक पहुँचने पर एक डॉक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स लेथार्जिक डिसीज के मिड केसेस से सफर कर रहे हैं। ये सुनकर सीन उनमें से एक पेशेंट के पास जाता है, अपना हाथ उसके ऊपर रखता है और अपनी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, और यहीं से उसकी रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होने वाला होता है। सीन जब पेशेंट पर अपनी मैजिक यूज करता है तो महसूस होता है कि उस आदमी के अंदर अब भी हल्की सी मैजिक एनर्जी बची हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने पहले सोचा था। तब वो समझ जाता है कि ये डिसीज असल में एनर्जी के लॉस की वजह से हो रही है। वो तुरंत कोल के पेशेंट की कंडीशन पूछता है। कोल बताता है कि उसकी पल्स थोड़ी सी बढ़ चुकी है और उसकी आंखें भी हल्की मूव हुई है। सीन बताता है कि जब मैंने अपनी मैजिकल एनर्जी को ट्रांसफर की थी तब उसके फिंगर टिप्स भी मिले थे, मतलब क्लियर रिएक्शन हुआ था। कोल बताता है कि फिलहाल हमें सिर्फ कंडीशन के मॉनिटर करना होगा और धीरे धीरे एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना होगा। इतने में एक डॉक्टर रूम में आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीन समझाने वाला होता है लेकिन कोल उसे रोक देता है और कहता है कि हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्लिनिक के बाहर आकर कोल सीन को वार्न करता है कि कभी भी किसी के सामने मैजिकल एनर्जी या फिर लेथार्जी डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन मत करना। वो बताते हैं कि डॉक्टर पूरी मेहनत से रिसर्च कर रहे हैं और अगर उनके काम में इंटरफेयर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर सीन कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, फिर भी हमारे काम में रुकावट आ सकती है। दूसरा सीन मैरी के पास जाता है और उस पर ही मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। वो खुद को समझाता है कि जल्दी मत करो, मैजिक को डेवलप करने में बहुत ही टाइम लगाता और ये रास्ता भी उतना ही मुश्किल होगा। अगले दिन सीन गिट और रावा के साथ जंगल में मोस्टर हंट करने के लिए जाता है ताकि उनकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। जब रावा मोस्टर से फाइट कर रही होती है तब सीन और गिट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सीन एक मोस्टर का हाथ पकड़कर उसमें मैजिक चैनल करता है। मोस्टर दर्द से चीखने लगता है और गिट साइड में खड़ी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। जैसे सीन एनर्जी को एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाता है मोस्टर का हाथ ही डिसजेनरेट हो जाता है। गिट कंक्लूड करती है कि एक छोटी सी मैजिकल एनर्जी भी मोस्टर को जला देती है, मतलब ये एनर्जी उन्हें प्यूरिफाई करती है। सीन कहता है कि हो सकता है ह्यूमंस पर इसका रिएक्शन अलग हो। ये सोचकर वो घर वापस आ जाता है और मैरी के पास बैठकर गिट की बातों पर सोचने लगता है। तभी रोज अंदर आ जाती है और कहती है कि जो तुमने मांगा था वो मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, ये फिश है। सीन उन फिश को पकड़कर उसमें एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है लेकिन एक लिमिट के बाद एनर्जी आगे नहीं बढ़ती। रोज नोटिस करती है कि तुमने काफी एनर्जी को रिलीज की है लेकिन फिश पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब सीन समझ जाता है कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ मोस्टर को प्यूरिफाई करती है। फिर वो सोचता है कि अगर किसी हेल्दी ह्यूमन पर ट्राई किया जाए तो शायद से रिजल्ट अलग हो। रोज धीरे से कहती है कि अगर ऐसा रिएक्शन देखना है तो हमें एक ह्यूमन सब्जेक्ट की जरूरत होगी। फिर वो कहती है कि मेरे पास मैजिकल एनर्जी है और मैं इन्फेक्टेड भी नहीं हूँ। अगर मेरी को बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और यहीं पर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। सीन से रोज कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को मुझ पर परफॉर्म करो। सीन थोड़ा सा हिचकिचाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जरा सा भी पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो तुरंत मुझे बता देना। उसके बाद वो रोज के हाथ को पकड़ता है और रिएक्शन शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद सीन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रोज उससे कहती है कि मुझे सिर्फ हल्का सा वार्मथ फील हो रहा है और सब कुछ नॉर्मल है। जब सीन पूछते है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है तो रोज उसे होनेस्टली बताती है कि ये फीलिंग तो काफी ज्यादा प्लेजेंट है। एक्सपेरिमेंट के बीच में सीन को मोस्टर के हाथ वाला सीन याद आ जाता है और उसे डर लगने लगता है। वो तुरंत मैजिक का फ्लो रोक देता है। रोज फिर से उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि कंटिन्यू करो और टेंशन मत लो। सीन दोबारा से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता है और एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर मैजिक को रोक देता है। रोज उससे पूछती कि क्या ये तुम्हारी मैक्सिमम मैजिकल एनर्जी थी। सीन कहते कि ये ऑलमोस्ट उसकी लिमिट के पास है लेकिन इंटरेक्शन टाइम को और थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। एक महीना बीत जाता है और गार्ड्स लाइटनिंग लैंप्स को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। सीन अपने 3 असिस्टेंट्स के साथ खड़ा होता है और कहता है कि स्पेक्टर्स को आए हुए 1 महीना हो चुका है और शायद से लोगों को लग रहा है कि अब खतरा टल गया है। गिट कहती है कि अगर इस वक्त स्पेक्टर्स फिर से आ गए तो सिचुएशन बहुत ही डिजास्टर्स हो जाएगी। कोल बोलता है कि उसे नहीं लगता है कि वो वापस आएंगे और वो अभी तक पूरी तरीके से कन्विंस्ड भी नहीं है कि ये लैंप्स इफेक्टिव है। तभी अचानक रावा अपनी स्वॉर्ड को कोल की तरफ उठा देती है जिसे देखकर कोल और सीन दोनों फ्रीज हो जाते हैं। रावा उससे कहती है कि जरा सोचो, सीन इतने टाइम से क्या कर रहा है, अपनी सिस्टर का ख्याल रख रहा है, अपनी मदर को सपोर्ट कर रहा है, डिसीज पर रिसर्च कर रहा है और मोस्टर का शिकार भी कर रहा है और सबके रिजल्ट्स भी लेकर आ रहा है। और ये सुनकर कोल चुप हो जाता है और मानता है कि सीन की वजह से उन्होंने लेथार्जिक डिसीज की रिसर्च में इतनी प्रोग्रेस की है जो ट्रेन डॉक्टर भी नहीं कर पाए। फिर सीन गिट से पूछता है कि क्या नए मोस्टर के आने से कोई रिपोर्ट मिली। गिट कहती है कि अभी तक तो कोई भी साइन नहीं मिला। सीन सोचने लगता है कि क्या स्पेक्टर सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जगह पर अपीयर होते हैं। गिट कहती है कि शायद से लेजेंडरी वॉर के बाद ही नजर आने लगे हैं। सीन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस वॉर के बारे में कभी नहीं सुना होता है। तब रावा बताती कि ये एक लेजेंडरी वॉर थी जो कि 1000 साल पहले हुई थी।
थी जब सभी नेशन ने मिलकर डीमंस के खिलाफ लड़ाई की थी। उस रात मेयर अपने पैलेस में अकेला बैठा होता है और लेथार्जी डिसीज के बारे में नोट लिख रहा होता है। वो लिखता है कि जब मिड केसेस में मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर की गई थी तो पेशेंट्स ने आंखें झपकाई और बॉडी में रिएक्शन हुआ और इसे एक प्रोग्राम के रूप में रिकॉर्ड करता है। मेयर अपने नोट में ये भी लिख रहा होता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर की गई तो वही प्रोसेस को डिसीज से शुरू होने वाला रीजन बन गया और इसी वजह से सिन की अपनी एनर्जी भी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गई। तब से सिन अपनी मैजिकल एनर्जी वापस लाने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन अब तक कोई भी खास प्रोग्रेस नहीं मिला। 2 साल के बाद हमें सिन क्लिनिक के एक पेशेंट के पास खड़ा दिखाई देता है। उस आदमी की वाइफ उसे बताती है कि आज उसके हस्बैंड ने हल्का सा स्माइल किया और वो सिन का शुक्रिया अदा करती है। सिन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए वो थैंक यू कहा जाए, लेकिन वो औरत कहती है कि इतनी सी स्माइली उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। थोड़ी देर के बाद कॉल उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, क्या तुम ठीक से सो भी पा रहे हो? वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें सब कुछ अकेला उठाने की जरूरत नहीं है। सिन उससे कहता है कि टेंशन मत लो। जब सिन घर पर लौटता है तो गीत और रावा उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी मदर और रोज उनका वेलकम करती है। कुछ ही देर में उसके फादर और ग्रास भी आ जाते हैं और सब लोग साथ में ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने वक्त सिन के थॉट्स मैरी की तरफ चले जाते हैं और सब उसकी आंखों में उदासी महसूस कर लेते हैं। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सिन जवाब देता है कि वो थका हुआ नहीं है, लेकिन उसके पास अब बिल्कुल भी मैजिकल एनर्जी नहीं बची। उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने और सिन की मदर ने इस बारे में बात की है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी को कोर करने से पहले सिन खुद गिर जाएगा। ये कहकर उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सिन कहता है कि सच में वो थका हुआ नहीं है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सिस्टर को क्योर करना है। वो मानता है कि रेस्ट इम्पोर्टेंट होता है और वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसके फादर कहते हैं कि जो बोझ तुम उठा रहे हो वो बहुत ही बड़ी है। सिन जवाब देता है कि मैजिक की रिसर्च करना इससे कहीं ज्यादा एग्जॉस्टिंग था और लेथार्जी डिसीज पर रिसर्च करना उसे अलग ही फील होता है। वो कहता है कि चाहे पूरी जिंदगी लग जाए और रिसर्च को कंटिन्यू करेगा। डिनर के बाद सिन थोड़ी देर मैरी के पास बैठता है, तभी अचानक पूरे आसमान में गहरी लाल रोशनी फैल जाती है। सिन तुरंत लाइटिंग लैंप्स उठाता है और नीचे जाकर चेक करने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात रोज से होती है और वो कहता है कि मुझे मेयर को इन्फॉर्म करना होगा। रोज उसे कहते है कि तुम भी साथ चलो, लेकिन सिन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मदर और मैरी का ख्याल रखो, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जैसे सिन घर से बाहर निकलता है उसे याद आता है कि ये तो वही रेड लाइट है जो कि उसने उस रात देखी थी जब मैरी बीमार पड़ी थी और उसी पर शहर पर इंस्पेक्टर का एक झुंड उतर आता है। सिन आसमान की तरफ देख ही रहा होता है कि 2 सोल्जर्स उसके सामने गुजरते हैं। वो देखते हैं कि उनके सीधे रास्ते में एक स्पेचर खड़ा है। सिन उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वो उसे कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं। ये देखते ही सिन तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी मैजिक से उस स्पेचर पर अटैक करता है और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही सिन की मैजिक का इफेक्ट होता है वो स्पेचर सबको क्लियरली दिखाई देने लगता है और सोल्जर शोक में जम जाते हैं। सिन सीधा मेयर के पैलेस तक पहुंचता है और जो कुछ उसने देखा होता है सब सच बता देता है। मेयर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है और वो तुरंत पास खड़े एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि गार्ड्स को तैयार करो, लाइटिंग लैंप्स डिस्ट्रीब्यूट करो और सबको सिटी गेट पर भेजो। सिन कहता है कि वो भी सोल्जर के साथ जाएगा, क्योंकि सिर्फ लैंप्स काफी नहीं होंगे और स्पेचर से लड़ने के लिए उसका वहाँ होना जरूरी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेयर उसकी बात को मान लेता है। सिन सोल्जर के साथ ज्वाइन करता है और उनके कमांडर से मिलता है। कमांडर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि सिन पहले लाइटिंग लैंप से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था और बिना वजह के सोल्जर को इकट्ठा कर दिया। सोल्जर की बीच हल्की हल्की आवाज में बातें चल रही होती है। मेयर फिर से अपने डिस्कशन में आ गया होता है और ये लैंप्स नॉर्मल से बेकार हैं। तभी वहाँ पर रावा आ जाती है और पूछती कि उन्हें क्या ऑर्डर्स मिले हैं। कमांडर उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम घर जाओ और रेस्ट करो। तो सोल्जर्स उनकी यूनिट का मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग सिर्फ छोटे मोटे मिशन ही हैंडल करते हैं, लेकिन रावा स्ट्रॉन्ग आवाज में कहते कि रेस्ट का टाइम नहीं है और वो ऑर्डर को वापस लेने के लिए अपना सब कुछ देगी। वो सिन के साथ खड़ी हो जाती है और सब मिलकर सिटी वॉक की तरफ बढ़ने लगते हैं। दौड़ते हुए रावा पूछती कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। सिन कहता है कि मैं मेन गेट पर, जहाँ से डोर से स्पेचर की मूवमेंट देखी जा सकती है। रास्ते में सिन को शहर की गलियों में स्पेचर्स घूमते हुए नजर आते हैं। रावा पूछती है क्या हमें नीचे उतरकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सिन कहता है कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी रुकना नहीं है और सबको आगे बढ़ने को कहता है। गेट पर पहुंचकर सिन वहां पर खड़े गार्ड से आगे जम कर जाता है। उसे महसूस होता है कि मैजिक यूज करना पहले से ज्यादा इजी लग रहा है। गार्ड्स डर कर पूछते कि तुम कौन हो। सिन उन्हें तुरंत वहां से हटने को कहता है और वार्न करता है कि स्पेचर्स अटैक करने वाले हैं। वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी सिन जमीन पर मैजिक से स्ट्राइक करता है और एक ग्रुप स्पेचर सामने रिवील हो जाता है जो सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सिन लाइटिंग मैजिक का यूज करता है और एक ही बार में सबको वाइप आउट कर देता है। गार्ड्स उसे हैरानी से देखे जा रहे होते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो। सिन गेट के ऊपर चढ़कर दूर आसमान की तरफ देखता है और उसे एक बहुत ही बड़ा स्वयं नजर आता है। रावा पूछती है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सिन कहता है कि 100 से भी ज्यादा स्पेचर्स इस तरफ आ रहे हैं और अगर उन्हें अभी नहीं
नहीं हराया गया तो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। सिन सिटी वॉल्स पर फायर मैजिक फैला देता है। जैसे जैसे स्पेचर्स पास आते हैं सब सिन सिटी वॉल्स पर फायर मैजिक फैला देता है। जैसे ही जैसे स्पेचर्स पास आते हैं सब विजिबल होने लगते हैं। रावा तुरंत अपने सोल्जर को कमांड देती है कि जब तक दुश्मन दिख रहा है तब तक उसे मारा जा सकता है और हमें रेनफोर्समेंट्स आने तक का गेट को होल्ड करके रखना होगा। जैसे स्पेचर्स उन तक पहुंचने वाले होते हैं बैटल शुरू हो जाती है। सिन सबसे पहले चार्ज करता है और अपनी फायर मैजिक से दुश्मनों को चीर कर रख देता है और एक के बाद एक कई स्पेचर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनकी संख्या कम होने की वजह और बढ़ती जा रही होती है। सिन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, तभी रावा उसके पास आ जाती है और कहती है कि इग्निट होने के नाते वो अपनी प्राइड के खिलाफ नहीं जा सकती और उसे अकेला लड़ने नहीं देगी। लड़ाई के बीच में रावा के पास जो फायर सिन ने प्रोवाइड की थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और वो सोचती है कि काश उसके पास अपनी सोर्ड होती। तभी उसका एक सोल्जर जल्दी से उसकी सोर्ड को सिन की फायर से इग्निट करता है और उसकी तरफ फेंक देता है। रावा उसे पकड़ लेती है और थैंक यू करते हुए दोबारा से फाइट में लौट जाती है। सिन अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता रहता है। उसे हैरानी होती है कि इतनी ज्यादा मैजिक यूज करने के बाद भी उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। वो सोचता है कि आज उसने अपनी पावर 100 बार से भी ज्यादा यूज की है, फिर उसके पास एनर्जी बची हुई है। शायद ये सब उस रेड लाइट की वजह से हो रहा है। उसे 2 साल पहले वाली रात याद आती है जब स्पेचर्स पहली बार दिखाई दिए थे। तभी एक और स्पेचर उसकी तरफ दौड़ता है और उसे तुरंत खत्म करके खुद को बैटल पर फोकस करने पर मजबूर करता है। पास ही सोल्जर भी फायर थ्रो कर देते हैं और देखते हैं कि स्पेचर खुद भी आग में घुसकर मर रहे हैं। एक सोल्जर समझ जाता है कि स्पेचर अपनी जान देकर मैजिकल फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सिन अपनी बची हुई सारी पावर को इकट्ठा करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन रिलीज करता है जिससे कि पूरा स्वयं जलकर खत्म हो जाता है। रावा उसके पास आती है लेकिन सिन कहता है कि वो ठीक है और मॉन्स्टर अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसी वक्त सिन दूर से एक और बड़ा स्वयं आता हुआ देख लेता है। वो हिल जाता है और सोल्जर को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि उनका सामना अकेले करेगा। रावा प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि तुम खुद को लिमिट से ज्यादा पुश कर रहे हो। सिन कहता है कि कोई और चॉइस नहीं है और उसे शहर और लोगों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी अचानक ग्रास्ट उसे आवाज लगाता है। सिन मुड़कर देखता है। ग्रास्ट बताता है कि उसने गिल्ड के फाइटर्स को मदद के लिए इकट्ठा कर लिया। सब जल्दी से बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने वेपन को सिन के फायर से इग्निट कर लेते हैं। जैसे स्पेचर्स पास आते हैं फाइटर्स फ्लेमिंग एरो लॉन्च करते हैं और एक एक करके मॉन्स्टर को गिरा देते हैं। ये सब देखकर सिन बहुत ही हैरान हो जाता है और गिट से पूछते हैं कि क्या ये सब प्लान तुमने किया था। गिट सिन से कहते हैं कि तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी मैजिक स्पेचर के खिलाफ इफेक्टिव है, इसलिए मैं खुद गिल्ड आ गई और फाइटर्स को इकट्ठा करके लाई। और ये भी कहती है कि मैं हर दिन तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ और मुझे लगा कि मुझे भी किसी न किसी तरीके से तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनकर सिन उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर सबके साथ दोबारा से बैटल में लौट जाता है। जब लड़ाई खत्म होती है तो सोल्जर का कमांडर आगे बढ़कर गुस्से में पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो इल्जाम लगाता है कि तुम सब इनविजिबल मॉन्स्टर का नाटक करके शहर में डर फैला रहे हो। रावा सीधे जवाब देती है कि ये झूठ है और यहाँ मौजूद हर इंसान ने अपनी पूरी ताकत से स्पेचर को खत्म किया। कमांडर हंसकर कहता है कि स्पेचर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और पूछते कि अगर थे तो कहाँ पर हैं। सिन जोर देकर कहता है कि शहर में थे, लेकिन कमांडर उसे झूठा बताता है और कहता है कि तुम्हारी चाल सामने आ गई है। वो पूछते है कि तुमने मेयर को कैसे मैनिपुलेट किया। तब ग्रास बीच में आकर कहता है कि अगर तुम्हें स्पेचर नहीं दिखाई दिए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद देर से आए थे। वो कहता है कि अगर सिन नहीं होता तो आज शहर बर्बाद हो चुका होता है और यहाँ पर खड़े सब फाइटर्स भी इस बात से गवाह हैं। लेकिन कमांडर उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देता है और सबको झूठा कहता है और सोल्जर को बोलता है कि सबको अरेस्ट कर लो। तभी अचानक से उसका शरीर हवा में उठने लगता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है और वो पूछते है कि ये क्या हो रहा है। तब काली हवा में से एक हाथ निकलता है और उसे जोर से मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। सब लोग बहुत ही शौक में जम जाते हैं जब स्पेचर किंग अपना असली रूप दिखाता है। वो उन सबको देखकर कहता है कि काफी समय हो गया है जब वो आखिरी बार सामने आया था और अब वो फाइनली आजाद हो चुका है। सिन समझ जाता है कि जो रेड लाइट पूरे शहर में फैली हुई है वो उसी की मैजिकल एनर्जी है। ग्रास गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो। वो अजीब सा जीव शांत आवाज में कहता है कि पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए और फिर कहता है कि वो एक डीमन है। और ये सुनते ही सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो आगे कहता है कि कितनी अजीब बात है कि इंसान डीमंस को याद भी नहीं रख पाते हैं और इंसानियत हमेशा से इग्नोरेंट रही है। वो पूछते है कि तुम लोग कैसे भूल गए ओवर जो कि लगभग 1000 साल तक डीमंस के खिलाफ चली थी। वो बताता है कि इतने सालों तक वो जेल में रहा है और आजादी जैसा एहसास किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर वो कहता है कि अब वो सबको जल्दी से खत्म करेगा, सिर्फ अपनी उंगली हिलाकर आसपास का पूरा एरिया ही तबाह कर देता है। ये देखते ही सिन तुरंत रिएक्ट करता है। ग्रास और बाकी सभी को पकड़कर एक लंबी छलांग लगाता है और उन्हें वहाँ से दूर ले जाता है। इतने दूर जंप करने के बाद भी एक्सप्लोजन की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि सब हवा में ही उछल जाते हैं। कुछ देर के बाद सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो सिन तुरंत रावा और गिट से कहता है कि शहर के लोगों को एविक्यूएट करो। रावा पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। सिन कहता है कि उसे डीमन का सामना
अकेले करना होगा। वो बताता है कि उस क्रिएचर के पास इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी है जो किसी और के बस की बात नहीं है और वो खुद भी मैजिक यूज करता है। सिन मानता है कि जो पहले सिचुएशन समझ नहीं पाया और स्पेचर के अटैक असल में उस डीमन के आने का सिग्नल थे। वो कहता है कि असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है। ग्रास पूछता है कि ये आखिर है कौन। सिन कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके आसपास की स्पेस इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी से भरी हुई है जो उसकी अपनी पावर से लगभग 100 गुना ज्यादा है। और ये सुनकर ग्रास बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसके साथ लड़ेगा। दूसरी तरफ शहर में डीमन गलियों में तबाही मचाता हुआ घूम रहा होता है और केओस देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। सिन गुस्से से कहता है कि वो उसका सीधा सामना करेगा और ग्रास पीछे से अटैक करने के लिए एक मौके का वेट करे। वो समझता है कि वो बैत बनेगा क्योंकि सिर्फ वही डीमन के अटैक को डॉज कर सकता है। ग्रास हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मरना मत, वरना वो उसके परिवार का सामना नहीं कर पाएंगे। दोनों मिलकर डीमन को हराने का फैसला करते हैं। सिन आगे बढ़ता है और डीमन ने जो आग रखी होती है उसे वाटर मैजिक से बुझा देता है। डीमन उसे हैरानी से देखता है और कहता है कि तुम्हारे पास रेड हेयर और रेड आई के साथ मैजिकल एनर्जी है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद तुम लिगेरिया के लीन एज से हो क्योंकि आम इंसान मैजिक को यूज नहीं कर सकते। वो पूछते है कि तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं। सिन समझ ही नहीं पाता कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। डीमन उसकी आर्गुमेंट्स का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उसे मार देगा। वो ये भी कहता है कि तुम मैजिक तो यूज कर सकते हो, लेकिन वो अभी भी प्रिमिटिव है। इतना कहकर डीमन अपनी मैजिक को रिलीज करता है और आसपास का एरिया पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और सिन मुश्किल से बच पाता है। सिन तुरंत काउंटर अटैक करता है और वाटर मैजिक प्रोटाइल्स की तरह शेप देकर धुएं के अंदर फायर करता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद से वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन डीमन बिना किसी नुकसान के धुएं से बाहर निकलता है और उस स्पेल पर कमेंट करता है। फिर सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। सिन डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उससे भी ज्यादा फास्ट होता है, पीछे अपीयर होता है और एक जोर का अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। गिरते वक्त सिन एयर मैजिक का यूज करके इम्पैक्ट को हल्का कर देता है। डीमन फिर से आगे बढ़ता है और अपनी मैजिक को गैदर करने लगता है ताकि वो एक बड़ा सा अटैक कर सके। ये देखकर सिन समझ जाता है कि उसके पास वाटर मैजिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है और अगर ये फाइट ऐसे ही चलता रहा तो शायद से आज उसकी मौत हो सकती है। इतना सोचते ही उसके दिमाग में अपनी पूरी लाइफ की यादें फ्लैश होने लगती है, लेकिन अगली पल वो अपने आप को संभाल पाता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर नहीं मरेगा और सबको प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ इंजर्ड सोल्जर को क्लिनिक में लेकर जाया जा रहा होता है। कोल उनकी बंस को चेक करता है और उनकी हालत को देखकर समझ जाता है कि उसकी सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ था। तब एक सोल्जर बताता है कि एक बहुत ही डेंजरस इंसान अचानक से आया और सिटी को तबाह करने लगा। ये सुनकर कोल विंडो के बाहर देखता है और सोचता है कि ये सब मैजिक जैसा लग रहा है और दिल से दुआ करता है कि सिन अब भी जिंदा हो। इधर रावा और गीत लोगों को सेफ जगह पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सबको एक्सप्लोजन से बचाने के लिए फोन करते हैं और जल्दी से एवेक्यूएट करने को कहते हैं। तभी रावा अपने सोल्जर्स को देखकर चैन की सांस लेते हैं कि वो बच गए। वो तुरंत सीन के बारे में सोचती है, लेकिन सोल्जर्स बताते हैं कि वो रिट्रीट कर रहे थे और उन्होंने लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ ये नहीं देखा। वो ये भी कहते कि मोस्टर इतना पावरफुल है कि शायद से सिन उसे हरा ना पाए। ये सुनने के बाद रावा उन्हें ऑर्डर देती है कि वो एवेक्यूएशन कंटिन्यू करे और गीत से कहती है कि वो सिन की मदद करने के लिए जा रही है। गीत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मोस्टर आसानी से डिफीट नहीं होगा और रावा कहती है कि उसे भरोसा है कि वो और सिन मिलकर जीत जरूर लौटाएंगे। फिर से बैटल स्टार्ट होती है। डीमन अपनी मैजिक गैदर करके अटैक करता है, लेकिन सिन अपनी मैजिक से जमीन को हिला देता है। उस अटैक को डॉज करता है और वाटर और लाइटिंग से काउंटर करता है, लेकिन डीमन बिना किसी मुश्किल के दोनों अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर सिन बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि डीमन ने लाइटनिंग को काउंटर करने के लिए इंसोलेशन मटेरियल का यूज किया होता है, जो सिन को लगा था कि शायद से अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। डीमन उससे कहता है कि सिन के हर स्पेल का उसके पास काउंटर है, चाहे वो वाटर हो या फिर लाइटनिंग। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि ये टेक्निक्स सिन ने डिस्कवर की है और ये सब सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स है। फिर वो सिन को नीचे दिखाते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने बिल्कुल पावरलेस हो और तुम्हारा एंड अब पास है। इतना कहकर वो लाइटनिंग और फायर को एक साथ यूज करता है और सिन को बुरी तरीके से ओवरवेल्म कर देता है। तभी अचानक से ग्रास आगे बढ़ता है और अपनी एक्स से डीमन पर जोर से वार करता है, लेकिन उसका अटैक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। डीमन तुरंत पलटकर ग्रास को दूर फेंक देता है और उस पर लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है। ये देखकर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। अगले ही पल सिन के फादर पीछे से डीमन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन डीमन बिल्कुल शांत रहकर कहता है कि एक इंसान का वेपन उसे नहीं मार सकता और फिर वो इतनी पावरफुल स्ट्राइक करता है कि सिन के फादर सीधा दीवार से टकरा जाते हैं। सीन यहीं पर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जहाँ पर हर तरफ से सिर्फ तबाही तबाही दिख रही होती है। डीमन फिर से सिन की तरफ मुड़ता है और उसे देखकर कहता है कि तुम सच में रिमार्केबल हो। वो कहता है कि इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी तुम्हें जीतने का तरीका ढूंढ लिया।
तुमने अपने डर को दबा दिया और तुम्हारी आंखों में अब भी लड़ने का इरादा दिख रहा है। डीमन इसे लिगारिया की लाइन एज का निशाना बताता है। फिर ओसिन को एक ऑफर देता है कि तुम मेरा सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावर और लंबी जिंदगी दूंगा, लेकिन बदले में तुम अपनी पहचान को खो दोगे और सिर्फ एक टूल बनकर ही रह जाओगे। और ये भी कहता है कि धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। ये सुनने के बाद सीन भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन तुरंत उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जल्दी और बिना दर्द के खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाता है और तब सीन को समझ में आ जाता है कि ये डीमन एक वैम्पायर है। सीन पूरी कोशिश करता है छुटाने की, पर वो हिल भी नहीं पाता। डीमन उसकी गर्दन में अपने फैंक्स को घुसा देता है और उसका खून पीने लगता है। धीरे धीरे सीन की ताकत कम होने लगती है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद मैं हार गया, मैं सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना अपनी माँ को और न ही अपनी बहन को। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। डीमन दर्द से पीछे हट जाता है और सीन को छोड़ देता है। वो गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास फायरी प्रोटेक्शन है, क्योंकि उसके शरीर में क्वांटम मेंटेन्ड ब्लड फ्लो हो रहा है। गुस्से में डीमन अपनी सारी पावर को गैदर करता है और सीन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी रावा टाइम पर वहाँ पर पहुंचकर सीन को खींच लेती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। डीमन का गुस्सा बढ़ जाता है और अपनी बची हुई सारी पावर को एक और बड़े अटैक में जमा करने लगता है। सीन रावा से कहता है कि मेरा हाथ ऊपर उठाओ। वो अपनी बची हुई थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी को फ्यूल की तरह यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि ये काफी नहीं है और उसके पास और एनर्जी गैदर करने का टाइम भी नहीं है। तभी ग्रास फिर से अटैक करता है और डीमन के हाथ को चोट पहुंचा देता है। अगली पल सीन के फादर अपनी स्वॉर्ड से वार करते हैं और डीमन का हाथ पूरी तरीके से काट देते हैं। ये देखकर सीन अपनी बची हुई सारी मैजिकल एनर्जी उस डीमन की तरफ रिलीज कर देता है। डीमन हंसता है और कहता है कि इसका कोई असर नहीं होगा और अपनी मैजिक वापस उसी की तरफ भेज देता है। तब सीन कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो। जैसे ही दोनों इंजरीज आपस में टकराती है, एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डीमन उस ब्लास्ट में पूरी तरीके से घिरा जाता है और उसका शरीर जलने लगता है और दर्द से चीखने लगता है और पूछते है कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसका बॉडी कोलैप्स होने लगता है और कुछ ही पल के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये देखकर वो हल्की सी सांस लेती है और सीन से पूछती है क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया। सीन धीरे से जवाब देता है कि उसके पास अब बिल्कुल भी मैजिकल एनर्जी नहीं बची है और वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो कहता है कि शायद से अब उसकी मौत पक्की है। इतना कहने के बाद उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी ताकत साथ छोड़ देती है। जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होने लगती है, वो सोचती है कि शायद से सब कुछ खत्म हो गया, अब जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी और शायद से अपनी बहन को फिर से देख पाएगा। ये सोचते ही सीन जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद सीन एक बुरे सपने से झटके से उठता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है। वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने इतने दिनों के बाद आंखें खोली है। थोड़ी देर के बाद कोल रूम में आता है और उसका चेकअप करता है। वो बताता है कि सीन की बॉडी बिल्कुल ठीक है और फिजिकल तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन बहुत ही हैरान होकर पूछते है कि वो कितने दिन तक बेहोश था। तब कोल बताता है कि वो पूरे एक हफ्ते तक सोया था। ये सुनकर सीन बहुत ही शौक हो जाता है। तभी उसके फादर और ग्रास भी रूम में आते हैं और उसे देखने के लिए। सीन उन्हें कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे पर रिलीफ दिखने लगता है। उसके फादर बताते हैं कि जिस दिन स्पेचर का एहसास हुआ था वो तुरंत विलेज छोड़कर आ गए थे और टाइम पर पहुँच गए, चाहे वो ज्यादा मदद ना कर पाए हो। सीन तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर आप डीमन का हाथ नहीं काटे होते तो शायद से उसे हरा नहीं पाता। फिर सीन पूछता है कि जो लोग उस इंसिडेंट में थे क्या सब सेफ हैं? कोल बताता है कि गित और आबा को सिर्फ हल्की से चोट लगी है और मेरी और रोज बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सीन चैन की सांस लेता है और पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। उसके फादर धीरे से बताते हैं कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी और दुख की बात है कि काफी लोग अपनी जान गवा बैठे। ये सुनकर सीन अपनी नजर नीचे कर लेता है और कहता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा करता तो शायद से लोग बच पाते। तभी उसे अपने अंदर एक अजीब फीलिंग महसूस होती है। वो नोटिस करता है कि उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मैजिक एनर्जी फ्लो हो रही है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसकी मैजिकल कैपेसिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो तुरंत अपने फादर से कहता है कि मुझे मैरी के पास ले चलो। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सीधा अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, लेकिन सिन उसे तसल्ली देता है और सोचता है कि इतनी एनर्जी के साथ शायद से मैं लेथार्जी डिसीज को क्योर नहीं कर सकता हूँ। अभी उसने प्रूफ नहीं किया और उसके पास जो एनर्जी है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। उसे लगता है कि शायद से वो मैरी को अभी के लिए अच्छा कर सकता है। वो अपना हाथ मैरी पर रखता है और अपनी मैजिक को एक्टिवेट करता है। सिन बहुत ही हैरान हो जाता है जब उसे महसूस होता है कि इतनी सारी एनर्जी भी मुश्किल से काफी पड़ रही है। रूम में टेंशन बढ़ जाता है और सब चुप होकर देखने लगते हैं। तभी अचानक मैरी अपनी आंखें खोल देती है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं। कोल तुरंत कहता है कि रुक जाइए, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कुछ पल के बाद मैरी अपने हाथ और होंठ हिलाने लगती है। सिन यहीं पर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कुछ देर के बाद सिन अपनी मैजिक यूज करने को रोक देता है और धीरे से पूछते है कि क्या तुम्हारी एनर्जी वापस आ रही है। मैरी हल्की से अपना हाथ हिलाती है और सिन का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कुछ सिंपल शब्द बोलने लगती है और ये देखकर रूम में खामोशी के बीच हल्की हल्की रोने की आवाज गूंजने लगती है, क्योंकि सब लोग रिलीफ में
टूट चुके होते हैं। इतने दिनों का डर और टेंशन एक पल में निकल जाता है। कुछ समय के बाद सिन क्लिनिक जाता है और एक पेशेंट से मिलता है जो कि लेथार्जी डिसीज से इन्फेक्टेड था। वो उसे अलविदा कहता है और सोचता है कि एक हफ्ता हो चुका है जब उसने मैरी को कॉल किया था। कॉल और डॉक्टर की मदद से उन्होंने सभी इन्फेक्टेड लोगों को भी ठीक कर दिया। अब जब डिसीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सिन डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है सच जानने का कि आखिर वो असल में है कौन। इसलिए सिन मेयर के पैलेस में जाता है जहाँ पर उसके फादर, मदर और ग्रास पहले से ही उसका वेट कर रहे होते हैं। मेयर उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत ही सारे सवाल होंगे और शायद से तुमने कुछ बातें खुद ही नोटिस कर ली होगी। वो वादा करता है कि आज वो सबको सच बता देंगे। सिन सीधा पूछता है कि मैं असल में कौन हूँ। वो कहता है कि जब मैं मैजिक के पीछे पागल हो गया था तब आप सबने बिना एक पल सोचे मेरा साथ दिया। मेयर ने भी मेरी बात पर तुरंत यकीन कर लिया था जब मैंने डिसीज और स्पेचेस के बारे में बताया था, जबकि मैंने कभी ओपनली मैजिक दिखाया ही नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि जैसे आप लोग पहले से कुछ जानते हो। तब मेयर उसे बताता है कि तुम लेजारिया की लाइन ए से हो। लेजेरिया वो लोग थे जो 1000 साल पहले इंसानों के साथ मिलकर डीमंस के खिलाफ लड़े थे। उनकी पहचान उनके लाल बाल और लाल आंखें थी और कहा जाता था कि वो एक अजीब सी पावर यूज करते थे जिसे मैजिक कहा जाता है। जब डीमंस को सील किया गया था तब उन्होंने लेजारिया पर एक कर्स डाल दिया था जिसकी वजह से उनका वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। मेयर आगे बताता है कि 12 साल पहले सब कुछ तब बदल गया जब एक औरत कैपिटल में क्वीन के सामने एक छोटे बच्चे को लेकर आई। उसने कहा कि ये बच्चा लेजारिया की लाइन ए से और यही एक रोशनी है जो कि दुनिया को बचा सकती है। उसने कहा था कि इस बच्चे को संभाल कर रखना होगा और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इंसानियत का अंत निश्चित है। लेकिन क्वीन ने इस औरत की बात पर भरोसा नहीं किया और उसे डर था कि अगर ये बच्चा सच में लेजारिया से हुआ तो शायद से फ्यूचर में खुद एक खतरा बन सकता है। इसी वजह से उसने अपने पुराने साथियों की तरफ देखा जो बाद में सिन की अडॉप्टिव फादर और मदर बने। ये सब सुनने के बाद सिन पूछते कि क्या मैरी को सच पता है। उसके फादर धीरे से कहते कि हमने उसे नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह बड़ा करना चाहते थे। उसकी माँ हल्का सा माफी मांगते कि हमने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। तब से इंसान आवाज में कहता है कि मुझे पहले से पता था। एक बार मैंने आप दोनों को इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर रूम में फिर से एक गहरी खामोशी छा जाती है। सिन धीरे से कहता है कि चाहे हमारा खून का रिश्ता ना हो लेकिन आप दोनों को हमेशा मेरे माँ और बाप ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर जो टेंशन थी और धीरे धीरे कम हो जाती है। उनकी आंखों में हल्का सा सुकून दिखने लगता है। उसके बाद सिन पूछते है कि क्वीन ने आखिर आप दोनों को क्यों नहीं चुना। तब वो बताते है कि वो हेरेडिटरी नोबल नहीं है जैसे कि मेयर है बल्कि होनोरनी नोबल है। इसका मतलब ये है कि उनके पास अपनी जमीन रखने का हक नहीं है, लेकिन मेयर ने उन्हें अपने टेरिटोरी के अंदर एक रूरल एरिया संभालने की इजाजत दी थी। ये सुनकर सिन समझ जाता है कि शायद से ये सब इसलिए था ताकि उसे लोगों से दूर रखा जा सके, ताकि कोई उसकी लाइन एज के बारे में जानकर उसका फायदा न उठा ले। वो ये भी कहता है कि शायद से इसी वजह से आप लोग मुझे शुरू से मैजिक यूज करने से रोक रहे थे। इस पर उसके फादर मान जाते हैं कि हाँ वो सच में नहीं चाहते थे कि सिन का ले जाने की लाइन एज से होना सच निकले। उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। तब ग्रास पूछता है कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा चीजें कैसे जानते हो। सिन एक पल के लिए रुक जाता है और सोचते है कि क्या उसे अपनी पास्ट लाइफ का सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं। वो बस इतना कहता है कि मैंने बहुत ही बड़ा बुक्स पढ़ा है इसलिए मुझे ये सब पता है। फिर वो मेयर से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेयर शांत आवाज में कहता है कि शायद से जल्दी तुम्हें क्वीन की तरफ से बुलावा आएगा। ये सुनकर सिन समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब और भी बढ़ने वाली है। बाद में सिन मैरी से मिलने के लिए जाता है। मैरी उसे देखकर हल्का सा स्माइल करती है लेकिन उसकी आवाज अभी भी कमजोर होती है। वो सिन से कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। फिर वो बताती है कि जब वो बेहोश थी तब उसे लग रहा था जैसे वो एक अंधेरी दुनिया में अकेली फंस गई हो। वो ना हिल सकती थी और ना ही चल सकती थी और डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन उस अंधेरे में उसे सिन की आवाज सुनाई देती, साथ ही उनके माँ और बाप की भी। और ये सुनकर सिन के दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। मैरी धीरे से बताती है कि इसी वजह से वो अंधेरे में भी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसे सिन की आवाज सुनाई देती है और वही उसकी मदद बन रही है। अगले दिन पूरा परिवार वापस से अपने विलेज लौट आता है। 2 साल के बाद वो पहली बार अपने घर के अंदर कदम रखते हैं। सब लोग थके हुए होते हैं और बस शांति से आराम करना चाहते हैं। कुछ देर के बाद सिन अकेला जंगल में जाता है ताकि अपनी मैजिक को टेस्ट कर सके। वो सोचता है कि ट्रेनिंग के दौरान मैरी की जो अजीब सी फिजिकल स्ट्रेंथ थी शायद से वो लेथार्जी डिसीज का सबसे पहला साइन था। फिर वो एक बेड पर अपनी मैजिक से स्ट्राइक करता है और वो नोटिस करता है कि पहले की तरह उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तब उसे समझ में आता है कि मैजिकल एनर्जी एक आर्मर की तरह काम करती है जो कि इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेती है। वो और फोकस करता है और फिर से बेड पर अटैक करता है। इस बार बेड पर क्लियरली डैमेज दिखाई देता है और ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। कुछ दिन के बाद क्वीन की तरफ से एक इनविटेशन आता है। सिन समझ जाता है कि अब उसे जाना होगा। वो अपनी फैमिली से अलविदा कहता है और अपने फादर से कहता है कि मेरी का ख्याल रखिए। ग्रास उससे कहता है कि दुनिया बहुत ही बड़ी है और उसे एक्सप्लोर करो और वापस तभी आना जब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। रावा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि उदास मत हो, ये सिर्फ टेम्परेरी फेयरवेल है। सिन धीरे से जवाब देता है
है कि उदासी इसलिए क्योंकि शायद से कुछ समय तक मैं आप सबको देख नहीं पाऊंगा। फिर वो मैरी के पास जाता है अलविदा कहने के लिए। मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हारे बिना मुझे अकेला लगेगा। सीन पलटकर दरवाजा खोलता है लेकिन बाहर रावा की बटालियन के सोल्जर्स खड़े होते हैं। उनका कमांडर कहता है कि हम आपको सिटी तक एस्कॉर्ट करेंगे और आप जैसे व्यक्ति के साथ जाना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगा। सीन कैरिज में रावा के साथ बैठ जाता है और उसका परिवार उसे आवाज लगाने लगता है। तभी मैरी उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। ये एक नेकलेस है जो उन तीनों ने मिलकर चूज किया है ताकि जब तुम उनसे दूर जाओ तब ये अकेला महसूस ना हो तुम्हें ये देखकर। सीन उसे पहन लेता है और मैरी और अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहता है। मैरी उसे कहती है कि तुम अपनी मैजिकल एनर्जी से बहुत ही लोगों को बचाओगे और चाहे फ्यूचर में कितनी भी मुश्किल क्यों ही ना आ जाए हमेशा उसे याद रखना क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और ये सुनकर सीन अपना सर झुका लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये इमोशनल सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसका सीजन 1 यहीं पर एंड हो चुका है।